हेलो दोस्तों, वेलकम टू जीरो आई में आपका स्वागत है दोस्तों। तो इस कोर्स में हम लोग जो है इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी का कंप्लीट रिवीजन कर रहे हैं मात्र 15 घंटे में, जो आपके यूपीएससी प्रीलिम्स 2024 के लिए इंपॉर्टेंट होगा। और हम लोग जो बुक रिफ़र किए हैं दोस्तों वो PMF का किए हैं, ठीक है। और मैंने आपको ऑलरेडी जो है इसका नोट्स ग्रुप पे डाल दिया है, इंपॉर्टेंट जो हमने हैंड रिटन नोट्स बनाया था वो, ठीक है। इस लेक्चर को प्रेजेंट कर रहा हूँ मैं दोस्तों, मेरा नाम राहुल बनवाल है और ये मेरे बारे में कुछ जानकारी है, ठीक है। तो हम लोग कोशिश किए हैं कि 15 घंटे में पूरा इन्वायरमेंट इकोलॉजी को रिवाइज करने का, ठीक है। तो अगर हम बात करें कि टोटल जो है दोस्तों हम लोग को जो चैप्टर पढ़ना है वो 25 चैप्टर पढ़ना है, ठीक है। तो हमने ऑलरेडी जो है सवा घंटे का वीडियो लेके आया है, जिसमें हम लोग जो है 5 चैप्टर पढ़ चुके हैं, ठीक है। इस लेक्चर में हम लोग 5 चैप्टर से आगे मतलब 6 चैप्टर से स्टार्ट करेंगे। और 6 चैप्टर है हमारा दोस्तों नेचुरल इकोसिस्टम, प्राकृतिक जो है परितंत्र हमारा जो है नेक्स्ट टॉपिक है। तो इसमें हम लोग सबसे पहले पढ़ेंगे टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम या बायोम के बारे में, ठीक है। तो देखिए बायोस्फीयर जो होता है दोस्तों वो अलग अलग एरिया में डिवाइड होता है, तो उसमें जो उसको हम लोग क्या बोलते हैं बायोम्स। तो जो टेरेस्ट्रियल पार्ट होता है मतलब जो स्थलीय आपका बायोस्फीयर का पार्ट होगा उसको बायोम बोलेंगे। और कोई भी दो बायोम जो होता है एक जैसा नहीं होता है, उसको अलग अलग क्लाइमेट के हिसाब से, वेजिटेशन के हिसाब से, एनिमल लाइफ के हिसाब से अलग अलग कैटेगरी में हम लोग बांटे हैं, ठीक है। तो अलग अलग बायोम्स होता है, जैसे फॉरेस्ट बायोम होता है, ग्रासलैंड बायोम होता है। तो फॉरेस्ट बायोम में जहाँ पे फॉरेस्ट जो है डोमिनेंट रहेगा, उसका एग्जांपल है टाइगर फॉरेस्ट, बोरियल बायोम, फिर टेम्परेट रेन फॉरेस्ट, ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट, टेम्परेट डेसिडियस, है ना, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट बायोम। तो इस तरह से उसी तरह से ग्रासलैंड जो होता है वो ट्रॉपिकल ग्रासलैंड बायोम भी हो सकता है जिसको सवाना टाइप बोलते हैं, या फिर टेम्परेट ग्रासलैंड बायोम भी हो सकता है जिसको स्टेपी टाइप बोलते हैं। इसके अलावा डेजर्ट बायोम भी हमारा हो सकता है। तो एक एक करके हम लोग पूरा देखेंगे। तो सबसे पहले अगर हम फॉरेस्ट बायोम को अगर पढ़ने का कोशिश करेंगे तो फॉरेस्ट बायोम में पहले जो हम पढ़ेंगे वो टुंड्रा बायोम के बारे में पढ़ेंगे। अब बायोम समझ में आया क्या हुआ? तो जो बायोस्फीयर का टेरेस्ट्रियल पार्ट होता है जिसको हम अलग अलग क्षेत्रों में डिवाइड करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ टेम्परेचर, क्लाइमेट के अनुसार, जिसमें टेम्परेचर, प्रेसिपिटेशन आ जाएगा, वेजिटेशन के आधार पे, एनिमल लाइफ के आधार पे, तो उसको हम लोग बायोम बोलते हैं दोस्तों, ठीक है। तो उसमें हम सबसे पहले टुंड्रा बायोम की अगर बात करेंगे तो टुंड्रा जो होता है दोस्तों वो 2 टाइप का होता है। एक होती, और ये सब हम लोग फॉरेस्ट बायोम में भी पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ तक जो हम पढ़ेंगे टुंड्रा से लेके यहाँ तक सब ट्रॉपिकल डेसिडियस तक, तो ये किसका एग्जांपल है? फॉरेस्ट बायोम का, ठीक है। तो फॉरेस्ट बायोम में सबसे पहले हम पढ़ेंगे टुंड्रा बायोम के बारे में। तो टुंड्रा बायोम दोस्तों 2 टाइप का होता है, एक होता है आर्कटिक टुंड्रा और एक होता है अल्पाइन टुंड्रा। आर्कटिक टुंड्रा आपको पता है आर्कटिक एरिया मिलेगा नॉर्थ पोल में, और जो अल्पाइन टुंड्रा होता है वो पहाड़ के सबसे ऊँचे टॉप पे लेवल पे रहता है, जहाँ पे आपको जो ये होता है, क्या उसको बोलते हैं, ट्री लाइन होता है, जहाँ पे पेड़ आपको मिलता है उसके वो ऊपर मिलेगा, ठीक है। जहाँ पे पेड़ बहुत कम मिलेगा उसके ऊपर होता है अल्पाइन बायोम। तो अल्पाइन बायोम जो होता है अल्पाइन टुंड्रा वो कहीं भी हो सकता है, ठीक है। जो भी टॉप का हाइट का माउंटेन रहेगा, चाहे वो इक्वेटर में हो जहाँ पे बर्फ़ टाइप का थोड़ा एटमोसफेयर रहेगा, एरिया रहेगा। और जो आपका आर्कटिक टुंड्रा होता है वो सिर्फ और सिर्फ आपको कहाँ पे मिलेगा? वो आपको मिलेगा आर्कटिक एरिया में, ठीक है। तो इसको, तो वहाँ पे कोई भी ट्री आपको नहीं मिलेगा। टुंड्रा में कोई भी ट्री आपको नहीं मिलता है, उसमें परमाफ्रोस्ट रहता है। परमाफ्रोस्ट मतलब ग्राउंड जो होता है वो 0 डिग्री सेल्सियस रहता है, वहाँ पर टेम्परेचर, या और भी ठंडा होता है और कम से कम 2 साल तक लगातार। तो उसको हम लोग परमाफ्रोस्ट बोलते हैं। तो यहाँ पर कोई पेड़ नहीं होता, यहाँ पे आपको क्या दिखेगा? मॉस दिखेगा, लाइकन दिखेगा, रेंडियर मॉस दिखेगा, ये सारा चीज़ आपको दिखेगा, ठीक है। और यहाँ पे कोई भी रेप्टाइल्स और एम्फीबियंस नहीं दिखेगा। मतलब एम्फीबियन मतलब समझ में आया, जो स्थल और पानी दोनों में रहेगा। तो एम्फीबियन यहाँ पे नहीं दिखेगा, रेप्टाइल दिखेगा। यहाँ पे छोटे छोटे आपको मॉस, लाइकन और ये सारा चीज़ आपको दिखेंगे दोस्तों, ठीक है। और यहाँ पे जो भी एनिमल्स पाए जाते हैं आर्कटिक में, उसका लाइफ जो होता है वो बहुत ही लंबा होता है, लंबे समय तक रहते हैं। और अपने को बचाने के लिए पेड़ पौधा, उसमें एक लेयर होता है फर का, ठीक है। और यहाँ का जो एनिमल रहता है उसका बड़ा बड़ा साइज़ रहेगा, लेकिन वॉल्यूम देखोगे तो कम रहेगा, ठीक है। क्यों? ताकि हीट लॉस जो होगा वो कम होगा, ठीक है। तो ये हमारा हो गया टुंड्रा बायोम के बारे में। अगर हम टाइगर और बोरियल बायोम के बारे में बात करेंगे तो जो टाइगर फॉरेस्ट का या बोरियल फॉरेस्ट का जो प्रोडक्टिविटी होता है दोस्तों वो बहुत ही कम होता है अगर बाकी फॉरेस्ट इकोसिस्टम से हम देखेंगे तो। और यहाँ जो मिट्टी पाई जाती है वो बहुत ही बेकार मिट्टी होता है, उसको हम लोग बोलते हैं पॉडजोल, ठीक है। तो पॉडजोल जो मिट्टी होती है वो कहाँ पे पाया जाता है, कोई पूछेगा तो टाइगर या बोरियल बायोम बोलेंगे, क्योंकि यहाँ पे मिट्टी बहुत ही पतला होता है और बहुत ही न्यूट्रिएंट उसमें नहीं रहेगा, क्योंकि वेदर बहुत ख़राब है, ठीक है। और जो रॉक्स का जो है वेदरिंग बहुत धीरे धीरे होता है, क्योंकि वेदरिंग होने के लिए आपको टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी चाहिए, जो आपको वहाँ पे नहीं है। बहुत ठंडा टेम्परेचर है, टेम्परेचर गर्म होना चाहिए। तो इसके कारण वेदरिंग जब नहीं होगा तो अलग अलग मिनरल जो होगा मिट्टी में नहीं मिलेगा, और जिसके कारण बायोम का जो मिट्टी होता है टाइगर या बोरियल बायोम का, तो वहाँ पे बहुत क्या होता है, बहुत ही बेकार होता है, ठीक है। ये भी फॉरेस्ट बायोम का ही एग्जांपल है, राइट, समझ में आया। लेकिन फॉरेस्ट बहुत ही ना के बराबर इसमें होता है। और यहाँ पे जो पेड़ पाए जाते हैं टाइगर में, देखो टुंड्रा बायोम में पेड़ उतना नहीं रहता है, ठीक है। लेकिन जो आपका टाइगर बायोम है वो टुंड्रा बायोम के जस्ट नीचे है, मतलब अगर आप लैटिट्यूड में देखोगे तो उसके जस्ट नीचे आएगा। और यहाँ पे
कॉनिफेरस ट्री पाए जाते हैं, मतलब शंकुनुमा पेड़ पाए जाते हैं जो एक ही साथ अपना पत्ता नहीं गिराते हैं। इसीलिए टुंड्रा बायोम को हम लोग एवरग्रीन कॉनिफोरस फॉरेस्ट हम लोग भी बोलते हैं। और यहाँ पे आपको अलग अलग टाइप का फॉरेस्ट मिलेगा, जैसे फर मिलेगा, स्प्रूस मिलेगा, ठीक है, और आपका पाइन मिलेगा, ठीक है। इसके अलावा जानवर भी मिलते हैं, जैसे साइबेरियन का फॉक्स हो गया, रेड फॉक्स हो गया, साइबेरियन टाइगर हो गया, उल्वरीन हो गया, हाँ, ठीक है, राना हो गया, स्क्विरल हो गया, वो सब वहाँ पे मिलते हैं, ठीक है। तो अगर पॉडजोल पूछेगा तो कहाँ का मिट्टी होता है, आप बोलेंगे बोरियल या टाइगर फॉरेस्ट का मिट्टी होता है। बहुत ही पतला होता है और न्यूट्रिएंट उसमें ना के बराबर होता है। लीचिंग बहुत ज़्यादा होता है पानी में बह के कारण, तो टॉप लेयर जो होता है उसमें कुछ भी ऑर्गेनिक मैटर भी नहीं बचता है, ह्यूमस भी नहीं बचता है, और मिट्टी बहुत ही बेकार होता है, ठीक है। और वहाँ का जो मिट्टी होता है उसका एसिडिटी बहुत ही ज़्यादा होता है, क्योंकि जो अल्कालाइन मैटर हैवी मटेरियल होता है वो बह के निकल जाता है और लास्ट में सिर्फ एसिडिक बच जाता है, ठीक है। तो ये सारा चीज़ है, तो उसके और एग्रीकल्चर के लिए बढ़िया चीज़ नहीं है, जनरली उसको जानवर चराने के लिए यूज करते हैं। तो ये आपका हो गया टाइगर या बोरियल बायोम के बारे में। अगर हम टेम्परेट या डेसिडियस बायोम के बारे में बात करेंगे, तो टेम्परेट मतलब आप समझ रहे हो जहाँ पे टेम्परेचर ना तो ज़्यादा ठंडा ना तो ज़्यादा गर्म रहेगा, ठीक है। और वो डेसिडियस मतलब अपना पत्ता वो गिरा रहा है, तो यहाँ भी आपको पोर्टजोलिक मिट्टी मिलेगा, ठीक है। और यहाँ पे जो पेड़ होते हैं वो डेसिडियस होते हैं, मतलब अपना ठंडे के मौसम में वो अपना पत्ता गिरा देते हैं, और अपने को बचाने के लिए उनमें बहुत सारा एडेप्टेशन भी होता है, ठीक है। इसका एग्जांपल है जैसे ओक है, पॉपुलर ट्री है, बीच है, बर्च है, एस है। तो ये सारा जो है आपका ट्रॉपिकल डेसिडियस बायोम है, डेसिडियस फॉरेस्ट है। अगर नेक्स्ट हम ट्रॉपिकल आपका रेन फॉरेस्ट की बात करेंगे, तो यहाँ के जो पेड़ होते हैं वो एक साथ अपना पत्ता नहीं गिराते हैं। इसका एग्जांपल पेड़ का है आपका केदार का ट्री, ठीक है, फर का ट्री, ठीक है। तो हो सकता है कि एक ट्री और भी में हो, तो इसे कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे मॉस और लाइकेंस भी आपको बहुत दिखेगा। यहाँ पे आपको एपीफाइट दिखेगा। एपीफाइट मतलब एक प्लांट होता है जो दूसरे पे जो है डिपेंड नहीं होता है, बस सनलाइट के लिए उस पर आश्रित होता है, उस पर सपोर्ट लेके ऊपर जाता है ताकि प्रकाश उसको मिले, ठीक है। तो जो आपका टेम्परेट हमारा रेन फॉरेस्ट है वो बहुत ही कम एरिया में पाया जाता है। ये आपको जो नॉर्थ अमेरिका का नॉर्थ वेस्ट कोस्ट जो है, तो ये हमारा अमेरिका अगर हो गया तो नॉर्थ वेस्ट इधर हो गया, तो नॉर्थ अमेरिका का नॉर्थ वेस्ट एरिया में ये आपको मिलेगा। उसके अलावा ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, साउथ चिली में भी थोड़ा थोड़ा मिलेगा, तो इसको बोलते हैं टेम्परेट रेन फॉरेस्ट बायोम, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करेंगे सब ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट, तो ये सब ट्रॉपिकल एरिया में रहता है 30-35 डिग्री, मतलब ट्रॉपिक्स के ऊपर, उसको सब ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट बोलते हैं। और वो कहाँ पे हम लोग पढ़ेंगे सबसे पहले कि ईस्टर्न चाइना में ये मिलता है, या साउथ ईस्ट एशिया यूएसए में। तो ईस्ट चाइना और साउथ ईस्ट यूएसए मतलब कौन सा एरिया हो गया बताइए, साउथ ये वाला इधर, तो इधर वाला यूएसए का अगर मान लो इस तरह से यूएसए है, तो यहाँ पे आपको मिलेगा साउथ ईस्ट यूएसए में, ठीक है, समझ में आ रहा है। तो उसको बोलते हैं सब ट्रॉपिकल डेसिडियस बायोम, जो ईस्टर्न चाइना और साउथ ईस्ट यूएसए में मिलता है। और यहाँ का प्लांट का हमेशा ग्रोथ नहीं होता है, क्योंकि यहाँ पे सूखा मौसम भी आता है, कोल्ड मौसम भी आता है, इसलिए पत्ता गिरा देता है प्लांट, इसलिए उसको डेसिडियस फॉरेस्ट बोलते हैं। सब ट्रॉपिकल मिल रहा है मतलब ईस्टर्न चाइना और साउथ ईस्ट यूएसए में। अगर हम बात करेंगे नेक्स्ट आपका स्टेपी, अब हम लोग फॉरेस्ट बायोम पढ़ लिए, अब हम लोग ग्रासलैंड बायोम के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो स्टेपी या टेम्परेट ग्रासलैंड बायोम के बारे में बात करेंगे, तो ये आपको टेम्परेट एरिया में ये ग्रासलैंड मिलता है, और यहाँ पे जो पेड़ होता है वो ना के बराबर होता है, इसलिए इसको ग्रासलैंड बोला जाता है। और घास जो होते हैं वो छोटे छोटे होते हैं, फ्रेश होता है, न्यूट्रिशियस होता है। आगे हम बात करेंगे ट्रॉपिकल ग्रासलैंड का, तो उसका जो घास होता है लंबा लंबा होगा, ठीक है, और रूखा रूखा होगा, और उसमें न्यूट्रिशन उतना नहीं रहता है। लेकिन जो टेम्परेट ग्रासलैंड का घास होता है उसमें न्यूट्रिशन बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है। और एनिमल का डाइवर्सिटी उतना नहीं होगा, एक तरह का एनिमल आपको मिलेगा, ठीक है। थोड़े थोड़े आपको में पेड़ मतलब होते हैं, लेकिन ना के बराबर होते हैं, आप ऐसे समझिए, ठीक है। तो ये हमारा हो गया स्टेपी या टेम्परेट ग्रासलैंड के बारे में। नेक्स्ट अगर बात करेंगे टेम्परेट डेसिडियस बायोम के बारे में, ठीक है। तो ये भी टेम्परेट है, लेकिन डेसिडियस है, डेसिडियस मतलब पत्ता अपना गिरा रहा है, और वो कहाँ पे, मेडिटेरेनियन में, ठीक है। तो याद रखिएगा टेम्परेट डेसिडियस बायोम का अगर बात करेंगे तो मेडिटेरेनियन में रहता है। यहाँ पे जो पौधे होते हैं वो जेरोफाइटिक होते हैं। जेरोफाइटिक मतलब वो ये होता है, सूखा होता है, उसको वो सह लेता है, ठीक है। और यहाँ पे लंबे लंबा ड्राउट होता है, ठीक है। और इसमें डेसिडियस बायोम में क्या होता है, जो आपका मेडिटेरेनियन वाला होता है वहाँ पे ठंड में जो है बारिश होती है, और गर्मी जो होता है वो ठीक ठाक अच्छा खासा होता है। तो इसलिए कारण यहाँ पे जो पत्ते होते हैं उसके ब्रॉड लिप्स होता है, छोटा छोटा पत्ता होता है, और पौधा जो है बहुत लंबा नहीं होता है। और यहाँ पे आग बहुत फॉरेस्ट फायर एक नॉर्मल सा फिनोमिना है, कहाँ पे, आपका टेम्परेट डेसिडियस बायोम में,
ठीक है। और मोस्टली इसमें जो पेड़ होते हैं वो चौड़े चौड़े पत्ते वाले होते हैं, ठीक है। और वो थोड़ा थोड़ा एवरग्रीन भी रहेगा, ओक ये सब ट्री यहाँ पे मिलता है, ठीक है, याद रखिएगा। इसका मेन फीचर क्या है कि विंटर में रेनफॉल होगा। उसके बाद अगर हम ट्रॉपिकल डेसिडियस बायोम के बारे में बात करेंगे, मानसून क्लाइमेट, तो इंडिया में आपको पता है कि ट्रॉपिकल डेसिडियस मानसून क्लाइमेट है, ठीक है। इसमें डेसिडियस फॉरेस्ट रहते हैं और ऐसे पौधे मिलेंगे जो गर्मी में अपना पत्ता जो है पतझड़ में गिरा देगा। और अलग अलग टाइप का एग्जाम्पल जैसे मलबेरी है, खैर है, सैंडलवुड है, चंदन है, शीशम है, बांस है, साल है, नीम है, टीक है, तो ये सारा पौधा होता है, ठीक है। तो ये हो गया, इसको मानसून क्लाइमेट भी बोलते हैं। उसके बाद अगर हम बात करेंगे अच्छा, एक चीज़ और याद रखिए कि जो सवाना होता है वहाँ पे भी, सवाना जो फॉरेस्ट ये होता है ग्रासलैंड, वहाँ पे भी जो होता है दोस्तों आपका आग जो है वो थोड़ा थोड़ा लगते रहता है, क्योंकि जो घास होता है एक दूसरे से टकराता है तो फ्रिक्शन होता है, प्लस कोल्ड मतलब हॉट वेदर है जिसके कारण मॉइस्चर बहुत कम है, तो आपको वहाँ पे भी आग लगते रहता है, राइट। तो ये सारा चीज़ है। उसके बाद अगर हम बात करेंगे सवाना या ट्रॉपिकल वेट और या ड्राई बायोम के बारे में, तो इसके बारे में ऑलरेडी हमने आपको बता दिया सवाना क्लाइमेट के बारे में, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है, ट्रॉपिकल ग्रासलैंड और टेम्परेट ग्रासलैंड में क्या अंतर है। टेम्परेट ग्रासलैंड हमने अभी पढ़ लिया, स्टेपी ग्रासलैंड। तो अगर हम सवाना या ट्रॉपिकल वेट एंड ड्राई बायोम का बात करेंगे घास के बारे में, तो यहाँ का जो घास होगा लंबा लंबा होगा और पेड़ यहाँ पे भी थोड़ा थोड़ा रहेगा। लेकिन याद रखिए टेम्परेट ग्रासलैंड में उतना पेड़ नहीं होता है, लेकिन ट्रॉपिकल ग्रासलैंड में थोड़ा थोड़ा पेड़ भी रहेगा। और मिट्टी जो होगा वो उतना ज़्यादा फर्टाइल नहीं होता है, ठीक है। और यहाँ पे जो पत्ता पेड़ होता है वो अपना पत्ता गिरा देता है, राइट, गर्मी के मौसम में या फिर बहुत ज़्यादा ठंडा होगा तब, ठीक है। और एक अलग अलग टाइप का यहाँ पे प्लांट मिलते हैं, ठीक है, उसका नाम है अकेसिया, ठीक है, अकेसिया मिलता है, आपने देखा होगा। इसका जो तना होता है बहुत ही चौड़ा होता है और ये क्या करता है, पानी को स्टोर कर लेता है, क्योंकि ग्रासलैंड में, ट्रॉपिकल ग्रासलैंड में पानी कमी होती है, इसलिए पानी को स्टोर कर लेता है। आप फिर फोटो देखिए अकेसिया का, आपको दिख जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे आपको एनिमल भी, मैमल्स का भी डाइवर्सिटी भी दिखेगा, ठीक है। और यहाँ पे जो होता है बड़े बड़े जानवर ये सब आपको मिलेंगे, जिराफ विराफ टाइप का, और पूरा छिप छिप के वो लोग एक दूसरे पर अटैक उटैक करते हैं। शेर जिराफ को मारता है, हिरन को लोमड़ी मारता है, तो इस तरह से यहाँ पे इसलिए इसको ग्रेट रन चेस भी बोलते हैं इस एरिया को, क्योंकि एक दूसरे को वो लोग चेस करते रहते हैं, छिप छाप के मारते रहते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ का जो घास होता है उतना ज़्यादा न्यूट्रिशियस नहीं होता है, इसीलिए आपको ज़्यादा जो जानवर पाले होते दिखेंगे वहाँ कहाँ मिलेगा, जहाँ पे घास बहुत अच्छा होगा। और घास अच्छा कहाँ है, टेम्परेट में। तो टेम्परेट ग्रासलैंड में आपको जानवर ज़्यादा मिलेगा, इसलिए वहीं पे आप देखिए उसको ग्रीनरी ऑफ द वर्ल्ड भी बोलते हैं, स्टेपीज को, है कि नहीं। चलिए ये हो गया। नेक्स्ट हम बात करेंगे ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट बायोम के बारे में। तो इसका एग्जाम्पल है पेड़ का महोगनी, इबोनी, रोजवुड, डाईवुड, ठीक है। यहाँ पे आपको एपीफाइट मिलेंगे, डिफरेंट टाइप के प्लांट्स मिलते हैं, बायोडाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा होता है। और एक कैनोपी आपको दिखेगा, मतलब ऊपर से दिखेंगे तो प्लांट का एक जो है लेयर टाइप का आपको दिखेगा, ठीक है। और मैक्सिमम जो आपका रेन फॉरेस्ट है वो आपका कहाँ पे है दोस्तों, ब्राज़ील में है, अमेजन फॉरेस्ट, इसलिए जिसको अर्थ का लंग भी हम लोग बोलते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड को बहुत ही एब्जॉर्ब करता है और पानी वानी लाने में बहुत मदद करता है। और यहाँ से बहुत सारा जो है नदी निकलती है, जैसे अमेजन है, मेकोंग नदी है, तो ये सब जो है ट्रॉपिकल आपका रेन फॉरेस्ट से निकलती है। क्योंकि ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट कहाँ पे मिलेगा, जो हमारा इक्वेटर है उसका 5 से 10 डिग्री नॉर्थ साउथ में आपको ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट आपको मिलेगा, ठीक है। एग्जांपल है पाम है, रबड़ है, कॉफ़ी है, कोकोआ है, तो ये सारा चीज़ है। बहुत सारा इंडिजिनस ट्राइब भी यहाँ पे मिलते हैं, तो ये सारा चीज़ है, ठीक है। और क्लाइमेट का अगर हम बात करेंगे तो ओशियन करंट के कारण ये प्रभावित भी होता है, ठीक है। आपको पता है कि ट्रॉपिकल एरिया में नॉर्थ ईस्ट विंड और साउथ ईस्ट ट्रेड विंड बहता है, तो ईस्ट कोस्ट में बारिश करता है, वेस्ट कोस्ट में नहीं कराता है, तो ये सारा चीज़ अभी आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए उसके बाद अगर हम बात करें कि अमेजन फॉरेस्ट पे हाल ही में बहुत ज़्यादा आग वाग लग रहा है, क्यों लग रहा है, क्योंकि जंगल काटा जा रहा है, इंडस्ट्री लग रहा है, ठीक है। तो जिसके कारण सूखा पड़ रहा है, प्लस अल्नीनो का भी प्रभाव पड़ रहा है, अल्नीनो का उसके कारण भी गर्मी बढ़ रही है, तो मॉइस्चर उड़ जा रहा है, ठीक है। प्लस स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर हो रहा है, आप जानते हो स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर वो हो रहा है, जिसको शिफ्टिंग कल्टीवेशन भी बोलते हैं। फिर पॉलिटिकल एक्शन भी लिया जा रहा है, इंडस्ट्री अगर लगाओगे तो पेड़ वेड़ काटोगे तो उसके कारण, ठीक है। प्लस भूमाफिया बढ़ने लगा है इसके कारण, ठीक है। तो इसके कारण अमेजन में जो है जंगल बढ़ रहा है। अमेजन जो होता है दोस्तों वो क्रिटिकल कार्बन सिंक है, मतलब विश्व में जितना भी CO2 है उसका बहुत परसेंट जो है आपको एब्जॉर्ब करके रखता है। मतलब अगर जंगल कटेगा खासकर अमेजन वाला तो बहुत सारा CO2 जो है एटमॉस्फेयर में जाएगा, जिससे आपका क्या होगा, ग्रीन हाउस गैस बढ़ेगा और फिर से ग्लेशियर पिघलेगा, वो सब नॉर्मल सा स्टेटमेंट है, ठीक। तो फॉरेस्ट फायर, जंगल में जब आग लगता है दोस्तों तो जितना भी ग्रीन हाउस गैस होता है उसका 15% आपका ग्रीन हाउस गैस यहीं से आपका निकलता है, CO2 भी निकलता है, मीथेन भी निकलता है। तो ये सारा चीज़ अभी आप थोड़ा ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो
जो रेन फॉरेस्ट होता है दोस्तों, उसका मिट्टी जो होता है बहुत ही बेकार होता है, उसमें न्यूट्रिएंट नहीं होता है, क्योंकि इतना ज़्यादा बारिश होता है तो टॉप लेयर का जो होता है वो रिमूव करते जाता है, इसलिए न्यूट्रिशन नहीं बचा। इसलिए आप देखोगे रेन फॉरेस्ट में पेड़ तो बहुत ज़्यादा दिखेगा, लेकिन ज़मीन आपको खाली खाली दिखेगा, उसमें घास वास नहीं दिखेगा। क्यों? क्योंकि घास उगने के लिए मिट्टी जो है वो उतना ज़्यादा फर्टाइल नहीं है, ठीक है, इसलिए आपका वो खाली दिखेगा। यहाँ पे आपको ह्यूमस ये सब भी बहुत ज़्यादा दिखेगा। ह्यूमस क्या होता है? डेड प्लांट एनिमल का जो डिकम्पोजिशन नहीं हो पाता है उसको हम लोग ह्यूमस बोल देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे घास वास आपको बहुत ही कम दिखेगा, कहाँ पे? रेन फॉरेस्ट में, राइट। वहाँ पे ज़्यादा आपको पेड़ दिखेगा और डाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा होता है। इसीलिए आप देखो लकड़ी उद्योग जो है रेन फॉरेस्ट में हम नहीं लगा सकते, नहीं होता है लकड़ी उद्योग। क्यों नहीं होता है? क्योंकि एक तरह का पेड़ नहीं मिलता है, और पेड़ जो होता है बहुत ही हार्ड होता है, उसको ट्रांसपोर्ट करना पॉसिबल नहीं है, उसका बहुत ज़्यादा रोड वोड बनाना पॉसिबल नहीं है। इसलिए देखोगे जो प्लम्बरिंग इंडस्ट्री है, लकड़ी का उद्योग है, वो टेम्परेट एरिया में आपको ज़्यादा दिखेगा। क्यों? क्योंकि वहाँ पर एक तरह का पेड़ वेड़ आपको मिलेगा, राइट। समझ में आया? तो ये थोड़ा थोड़ा ध्यान रखेंगे। तो दोस्तों जंगल में आग जो नेचुरल तरीक़ा से लग रहा है, वो कुछ जंगल में आग अच्छा होता है क्योंकि उससे मिट्टी विट्टी का निर्माण होता है, और पौधा वौधों का भी जो है नए नए पौधा का उगने का हो जाता है। लेकिन अगर बहुत ज़्यादा फॉरेस्ट फायर होगा तो तब वो बहुत ज़्यादा नुकसान होता है, ठीक है, समझ में आए। साथ ही साथ अगर हम प्लांटेशन की बात करेंगे तो प्लांटेशन क्या होता है? एक तरह का पेड़ को एक बड़े से एरिया में लगाना। तो प्लांटेशन से भी क्या होता है? डाइवर्सिटी होता है, वो कम होता है। इसलिए प्लांटेशन भी लिमिट एरिया में होना चाहिए, ठीक है। प्लांटेशन ज़्यादा आपको कहाँ मिलेगा? इक्वेटोरियल एरिया में मिलेगा, ट्रॉपिकल एरिया में मिलेगा। जैसे मलेशिया इंडोनेशिया में पाम का प्रोडक्शन होता है, ठीक है। ब्राज़ील में कॉफ़ी का और गन्ना का होता है, ठीक है। रबड़ का होता है मलेशिया इंडोनेशिया में। तो मलेशिया इंडोनेशिया में पाम का और रबड़ का होता है, ठीक है। घाना नाइजीरिया में जो होता है कोकोआ का होता है, जिससे चॉकलेट बनाया जाता है। तो ये हम लोग ने दोस्तों फॉरेस्ट बायोम पढ़ लिया, ठीक है। और हमने जो है आपका ग्रासलैंड बायोम के बारे में पढ़ लिया, ट्रॉपिकल और टेम्परेट। अब हम लोग डेजर्ट बायोम के बारे में पढ़ेंगे। तो डेजर्ट वो एरिया होता है दोस्तों जहाँ पे बहुत ही हॉट और मिड लैटिट्यूड मतलब हॉट एरिया होता है। और सब आपको पता है डेजर्ट कहाँ पे मिलता है? वो जो ज़्यादा बहुत हॉट होगा, जो कोल्ड करेंट के पास रहेगा। और जो सब ट्रॉपिकल जो हाई प्रेशर बेल्ट है वहाँ पे मिलेगा, क्योंकि हाई प्रेशर में हवा ऊपर नहीं उठता है, हवा नीचे आता है। और बारिश होने के लिए हवा का ऊपर उठना ज़रूरी है। और जहाँ पे बारिश नहीं होगा इसका मतलब हवा जो है वो नीचे जा रहा है। और हवा जब नीचे जाएगा मतलब हाई प्रेशर एरिया है, हाई प्रेशर एरिया है, इसका मतलब डेजर्ट कहाँ पे बनेगा? सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट में मिलेगा। और जहाँ पे कोल्ड करंट है वहाँ पे आपको मिलेगा, ठीक है। इसलिए डेजर्ट, उसको डेजर्ट बायोम बोलते हैं, ठीक है। डेजर्ट हॉट डेजर्ट होता है, कोल्ड डेजर्ट होता है। हॉट डेजर्ट यानी ट्रॉपिकल एरिया मिलेगा, और कोल्ड डेजर्ट कहाँ पे मिलता है? आपको टेम्परेट एरिया मिलेगा, जैसे हमारा लद्दाख वद्दाख टेम्परेट एरिया में पाया जाता है। जो गोबी डेजर्ट ये सब है आपका टेम्परेट एरिया में, ठीक है। तो डेजर्ट में जो प्लांट पाए जाते हैं उसका रूट्स जो होता है लंबा लंबा होता है, क्योंकि वहाँ पानी का कमी होता है, तो ज़मीन के बहुत अंदर जाता है वो। और इसमें कोई पत्ता वत्ता बहुत ना के बराबर होता है, और पत्ता जो होता है वो आपका किसका ले लेता है आकार? वो आपका जो है क्या उसको बोलते हैं, कांटा का आकार ले लेता है, ताकि इवापो ट्रांसपिरेशन कम हो। और इसका स्टोमेटा जो होता है वो पत्ता में घुसा होता है, जिसके कारण पानी का लॉस कम होता है, ठीक है। तो ये सारा चीज़ मोटा मोटा है। प्लस पत्ता वत्ता जो होता है वो वैक्सी टाइप का होता है, मोटा मोटा होता है, ये चीज़ें, ठीक है। तो ये हमने पढ़ लिया दोस्तों डेजर्ट बायोम के बारे में। तो हमने जो अभी पढ़ा है वो आपका किसका कौन सा बायोम पढ़ा है भाई? टेरेस्ट्रियल बायोम, मतलब जो आपका पानी वाला ज़मीन पे बायोम है वो। अगर हम तो बायोम किसको बोलते हैं आप समझ में आया? हम लोग बायोम किसको बोलते हैं? जो आपका बायोस्फीयर का टेरेस्ट्रियल पार्ट होता है उसको हम लोग बायोम बोलते हैं। अब हम लोग एक्वाटिक इकोसिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। तो एक्वाटिक इकोसिस्टम में जो ऑर्गेनिज्म वो दो टाइप का होता है। एक होता है फ्रेश वाटर हो सकता है, जो ताज़ा पानी जैसे नदी है, लेक है, पॉन्ड है। और एक मैरीन हो सकता है, ओशियन, एस्चुरी या मैंग्रोव है, ठीक है। और इसको सैलिनिटी के आधार पर हम अलग अलग बांटते हैं। फ्रेश वाटर का मतलब ये है जिसका जो सैलिनिटी होता है, नमक जिसमें होता है वो 5 पीपीटी से कम होता है, ठीक। और ये दो टाइप का होता है। स्टैटिक हो सकता है, स्टैटिक मतलब जिसमें पानी जो है स्टैटिक रहेगा, जैसे आपका तालाब उलाब है, झील है। और कोई रनिंग हो सकता है, रनिंग मतलब लोटिक। तो स्टैटिक को लेंटिक भी बोला जाता है, जैसे तालाब है, झील है, दलदल है, तो ये फ्रेश वाटर में आएगा। और एक रनिंग, वो भी फ्रेश वाटर, रनिंग मतलब पानी जिसमें बहता रहेगा, जैसे उसको लोटिक भी बोलते हैं, LOTI से। ये कुछ स्प्रिंग्स हो सकता है, फिर नदी का धारा हो सकता है, नदी हो सकता है ये। तो फ्रेश वाटर किसमें क्या होता है? जिसमें पीपीटी सैलिनिटी, जिसमें लवणता जो होगा 5 पीपीटी से कम होगा। मैरीन इकोसिस्टम क्या होता है? जिसका लवणता जो होगा दोस्तों वो 5 पीपीटी से अधिक होगा, या हम मोटा मोटी बात करेंगे तो 35 पीपीटी से अगर अधिक होगा, ठीक है। देखो एक होता है फ्रेश वाटर, ताज़ा पानी। ताज़ा पानी क्या? जिसमें लवणता 5 पीपीटी से कम। एक होता है मैरीन वाटर, लवण वाला पानी है, नमकीन पानी। उसमें क्या होता है? लवणता जो होता है वो 35 पीपीटी से अधिक होगा, जैसे समुद्र वमुद्र है, खुला समुद्र है, वो सारा चीज़ है। और एक होता है ब्रैकिश वाटर। ब्रैकिश वाटर मतलब तो जो दोनों का मिक्सचर है, फ्रेश और मैरीन का दोनों। तो इसका जो लवणता होता है वो 5 पीपीटी से 35 पीपीटी तक होता है, 5 से 35 पीपीटी। इसका एग्जाम्पल है आपका नमक का जो आपका मार्स होता है, दलदल होता है, एस्चुरी होता है, मैंग्रोव होता है, ये सब ब्रैकिश वाटर है, ठीक है। तो एक्वाटिक इकोसिस्टम ने देख लिया। अब एक्वाटिक अगर ऑर्गेनिजम्स का बात करेंगे तो एक्वाटिक ऑर्गेनिज्म जो होता है वो अलग अलग टाइप का होता है। एक होता है न्यूस्टन। क्या होता है? न्यूस्टन।
तो न्यूस्टन वो जानवर होता है दोस्तों जो आपका हवा के साथ एयर में कांटेक्ट में रहता है, और टॉप, जैसे ये पानी है तो पानी का जो टॉप लेयर पे रहेगा जो हवा के साथ कांटेक्ट में है और तैरते रहता है, उसको न्यूस्टन बोलते हैं। ठीक है, ये एयर वाटर के इंटरफेस पे रहता है, जैसे फ्लोटिंग प्लांट। दूसरा होता है पेरीफाइटन। ठीक है, पेरीफाइटन, तो ये जो ऑर्गेनिजम्स होता है इसका जो रूट होता है वो आपका अटैच होता है ग्राउंड के साथ। ठीक है, बट उसको हम लोग बोलते हैं पेरीफाइटन। ठीक है, वो अटैच होता है आपका स्टेम, दूसरे प्लांट के स्टेम के साथ, पत्ते के साथ, उसको पेरीफाइटन बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद एक होता है प्लैंकटन। तो प्लैंकटन अलग टाइप का होता है, फाइटोप्लैंकटन होता है जो अपना खाना खुद बनाता है, ये भी माइक्रोस्कोपिक फ्लोटिंग ऑर्गेनिज्म, ये भी फ्लोट करता है। इसमें अलगी आता है, डायटम आता है। डायटम मैंने बताया था, ये सब क्या है दोस्तों, डायटम हो गया, डायनोफ्लेजेलेट हो गया, ये फाइटोप्लैंकटन हो गया, अलगी हो गया जो खाना खुद बनाता है। और कुछ जू प्लैंकटन होता है जो फाइटोप्लैंकटन खाता है, जैसे क्रस्टेशियंस है, प्रोटोजोआ है ना, कोनीपोड्स है, ये मैंने एग्जाम्पल दिया था ना, वो सारा चीज़ है। तो ये हो गया आपका प्लैंकटन। उसके बाद नेक्टन होता है, नेक्टन NEKTON, जो नेक्टन होता है वो आसानी से खुद से तैरता है। ठीक है, समुद्र के धारा के विपरीत में भी वो तैर सकता है, जैसे मछली वछली होती है। ठीक है, और एक होता है बेंथोस। बेंथोस, तो बेंथोस जो होता है वो समुद्र के गहराई में पाया जाता है, बॉटम में पाया जाता है। ठीक है, तो बेंथोस आप बॉटम से याद कर लो। नेक्टन जो आसानी से तैर ले रहा है, फिर न्यूस्टन जो एयर और वाटर के कांटेक्ट में है, सरफेस पे फ्री फ्लोटिंग है, पेरीफाइटन ये दूसरे पे अटैच होता है प्लांट व्लांट के। ठीक है, और प्लैंकटन अब जो प्लैंकटन फाइटोप्लैंकटन हो गया। ठीक, तो ये हमने पढ़ लिया। उसके बाद हम अगर बात करेंगे फैक्टर लिमिटिंग द प्रोडक्टिविटी, अब उत्पादकता को प्रभावित करने वाले कौन कौन सा कारक है। ठीक है, तो एक्वाटिक इकोसिस्टम को प्रभावित करने वाले क्या क्या कारक है। एक तो है सनलाइट, जितना ज़्यादा सनलाइट होगा उतना ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि उससे आपका बढ़ेगा आपका फोटोसिंथेसिस। ठीक है, तो उसकी तरह टर्बिडिटी, टर्बिडिटी मतलब अगर पानी बहुत गाढ़ा गाढ़ा है, बेकार टाइप का है, टर्बिड है, तो फोटोसिंथेसिस घटेगा क्योंकि लाइट जो है वो नहीं आ पाएगा। ठीक है, तो लाइट अगर आ रहा है नहीं आ रहा है उसके आधार पे हम लोग जो है अलग अलग एरिया में बांट देते हैं। जैसे फोटिक जोन होता है, फोटिक PHOTIC, फोटिक जोन मतलब सूरज का प्रकाश जहाँ पे पड़ रहा है, जहाँ पे फोटोसिंथेसिस होगा। फोटिक जोन मतलब जहाँ पे फोटोसिंथेसिस नहीं होगा और जो आपका समुद्र के गहराई में जहाँ सूर्य का प्रकाश नहीं पहुँच पा रहा है। ठीक है, उसी तरह से फैक्टर जो प्रोडक्टिविटी को प्रभावित करता है वो डिजॉल्व ऑक्सीजन होता है। ठीक है, जो एक्वाटिक इकोसिस्टम जीव जंतु होते हैं वो आपका ऑक्सीजन ही ले पाएगा, लेकिन वो हवा से ऑक्सीजन नहीं ले पाता है, पानी में जो घुला होता है उसी को वो ले सकता है, डिजॉल्व ऑक्सीजन। तो जितना ज़्यादा डिजॉल्व ऑक्सीजन होगा उतना जो है आपका अच्छा है। जितना ज़्यादा हवा में, जितना ज़्यादा पानी में पॉल्यूशन होगा उसके डिकम्पोजिशन के लिए उतना ज़्यादा ऑक्सीजन जो है कंज्यूम होगा और डिजॉल्व ऑक्सीजन हमारा घटेगा। ठीक, इसलिए डिजॉल्व ऑक्सीजन जो है सफिशिएंट होना चाहिए ताकि प्लांट अच्छे से जिए। जितना घटेगा डिजॉल्व ऑक्सीजन तो जो प्लांट होंगे, प्लांट हो गया, फिर एनिमल जो हो गया वो मर जाएगा। ठीक है, उसी तरह से एक विंटर किल होता है। विंटर किल का मतलब क्या होता है दोस्तों, समुद्र के मतलब जो ये हमारा होता है एक पानी का बॉडी होता है, बहुत ठंडा होने के कारण ऊपर में जो है एक बर्फ़ का लेयर बन जाता है, जिसके कारण क्या होता है बाहर से कोई हवा हुआ नहीं आ पाता है, फोटोसिंथेसिस भी नहीं हो पाता है। तो नीचे जो जानवर होते हैं, ऊपर में बर्फ़ जम गया तो नीचे जो जानवर है वो मर जाता है, क्योंकि ऊपर से ऑक्सीजन नहीं आ रहा है, फोटोसिंथेसिस प्लांट नहीं कर पा रहा है, तो नीचे जानवर मर गया। फिर जब बर्फ़ पिघलता है तो बहुत सारा जानवर जो है निकलता है मरा हुआ, उसी को विंटर किल हम लोग बोलते हैं। डिजॉल्व ऑक्सीजन पूरा ख़त्म हो जाता है क्योंकि प्लांट है जो है मरते जाता है, इसका डिकम्पोजिशन होते जाता है। तो जो भी पानी था, पानी में डिजॉल्व ऑक्सीजन था वो ख़त्म हो गया और बाहर से ऑक्सीजन नहीं आ पा रहा है, क्योंकि एटमॉस्फेयर का भी जो ऑक्सीजन होता है वो भी आपका धीरे धीरे करके मिलता है पानी में, लेकिन ऊपर में आपका आइस का लेयर बनने के कारण क्या हो गया, विंटर किल होने के कारण ऑक्सीजन भी जो है कम हो गया दोस्तों। ठीक है, उसके बाद पानी अगर गर्म हो जाएगा तो आपको पता है कि जितना पानी ठंडा होगा उतना ऑक्सीजन को वो होल्ड करता है, जितना पानी गर्म होगा उतना ऑक्सीजन जो होगा डिजॉल्व ऑक्सीजन कम होते जाएगा। इसलिए अगर ग्रीन हाउस गैस बढ़ रहा है तो हमारा बर्फ़ पिघलेगा, ऑक्सीजन हमारा गर्म होने के कारण क्या होगा, उसमें जो डिजॉल्व ऑक्सीजन है वो घटते जाएगा। इसलिए ऑक्सीजन का टेम्परेचर बढ़ता है तो हम लोग के लिए खतरा का बात होता है। ठीक है, उसी तरह से टेम्परेचर भी जो होता है वो एक फैक्टर है जिसमें प्रोडक्टिविटी को प्रभावित करता है। ओशन का जो टेम्परेचर होना चाहिए वो एकदम ठीक ठाक होना चाहिए, नहीं तो क्या होगा, बहुत ज़्यादा ठंडा भी है, बहुत ज़्यादा गर्म भी है तो नुकसान पहुंचाएगा। इसलिए ठीक है, तो इसलिए नैरो हल्का सा भी टेम्परेचर में चेंज हो गया तो बहुत ही दिक्कत की बात होती है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करेंगे नेचुरल इकोसिस्टम सर्विसेज एंड गुड्स। तो हमारा जो इकोसिस्टम होता है दोस्तों बहुत ही हमारा सर्विस और गुड्स हमको देता है, जैसे लकड़ी वकड़ी देता है, टूरिज्म देता है, तो उसको हम लोग इकोसिस्टम बोलते हैं। मतलब जो बेनिफिट वो हमारा ह्यूमन को दे रहा है उसको हम लोग इकोसिस्टम सर्विस हम लोग बोलते हैं। इकोसिस्टम सर्विस को हम लोगों ने अलग अलग टाइप में बांटा है। ठीक है, तो यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम आगे हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो हमने लोगों ने जो बांटा है वो 4 टाइप में बांटा है। एक को बोलते हैं प्रोविजनिंग सर्विस। क्या बोलते हैं प्रोविजनिंग का मतलब होता है जो भी गुड्स और सर्विस हमको दे रहा है, लकड़ी फकड़ी दे रहा है,
ठीक है, खाना वाना दे रहा है इकोसिस्टम, तो उसको बोलती है। ठीक है, दूसरा होता है हमारा रेगुलेशन सर्विस। ये रेगुलेट करता है इकोसिस्टम, जैसे पानी का फिल्टर करता है, स्टॉर्म आता है उसको रोकता है, प्रोटेक्ट करता है। उसके बाद कुछ कल्चरल सर्विस ये देता है, मतलब टूरिज्म वूरिज्म देता है, फिशिंग विशिंग देता है वो सब, और कुछ सपोर्टिंग सर्विस देता है, मतलब बहुत सारा प्लांट एनिमल को वो सपोर्ट करता है। ठीक, तो इसके आधार पे इकोसिस्टम को हम लोग 4 पार्ट में बांटे हैं सर्विस के आधार पे, कि क्या प्रोविजनिंग दे रहा है, सामान वामान दे रहा है, तो कुछ रेगुलेट कर रहा है, जैसे मिट्टी का निर्माण हो गया, वाटर फिल्ट्रेशन ये हो गया, कल्चरल मतलब टूरिज्म वूरिज्म दे रहा है क्या, और कुछ को सपोर्ट कर रहा है क्या, प्लांट एनिमल को। ठीक है, समझ में आए? तो इसी से मिलता जुलता टर्म है इकोसिस्टम वैल्यूएशन। इकोसिस्टम वैल्यूएशन, तो वैल्यूएशन का मतलब होता है जब हम मॉनेटरी वैल्यू निकालते हैं कि इकोसिस्टम से हमको क्या क्या भाई चीज़ मिल रहा है, उसका हम कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस करते हैं, तो उसको हम लोग इकोसिस्टम वैल्यूएशन भी हम लोग बोलते हैं, जिसको बोलते हैं क्वांटिफाइंग द इकोनॉमिक वैल्यू ऑफ द नेचुरल इकोसिस्टम। उसका नेक्स्ट हमारा है द इकोनॉमिक्स ऑफ इकोसिस्टम एंड बायोडाइवर्सिटी, टीप। तो टीप जो है दोस्तों एक स्टडी हुआ था जिसको यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम ने बनाया था, और पवन सुखदेव जो थे एक भारत के पर्यावरणविद वो उनसे रिलेटेड थे। उन्होंने देखा कि इकोसिस्टम और बायोडाइवर्सिटी से हमको क्या क्या चीज़ फ़ायदा हो रहा है, क्या क्या चीज़ हमको मिल रहा है। तो अगर हम ठीक है दोस्तों, तो द इकोनॉमिक्स ऑफ इकोसिस्टम बायोडाइवर्सिटी जो है वो यूएनईपी का एक स्टडी था। उसने देखा कि इकोसिस्टम से सिर्फ हमको और भी बहुत सारा चीज़ मिलता है। ठीक है, तो उसको बोलते हैं नेचुरल कैपिटल। नेचुरल कैपिटल का मतलब होता है इकोसिस्टम हमको बहुत सारा इनवैल्यूएबल अमूल्यवान चीज़ देता है। ठीक है, जैसे फ्लड से प्रोटेक्ट करता है, बायोडाइवर्सिटी को बढ़ाता है, तो उसको वो बोलते हैं नेचुरल कैपिटल। ठीक है, तो ये समझ में आ गया। उसके बाद नेक्स्ट जो इनिशिएटिव था वो पेमेंट फॉर इकोसिस्टम सर्विस था, पीईएस। ठीक है, तो हिमालयन स्टेट जो है वो डिमांड कर रहे थे, ठीक है, कि आप जो है जो हम प्रोटेक्ट कर रहे हैं जंगल को, इसके लिए हमको बोनस भी मिलना चाहिए। ठीक है, तो फाइनेंस कमीशन भी बोल रहा था, आपको पता है कि फॉरेस्ट को हम लोग वेटेज देते हैं, तो उसके आधार पे जो है वो बोलते हैं कि पेमेंट फॉर इकोसिस्टम सर्विस, मतलब हम लोग जो इकोसिस्टम को इतना बचा रहे हैं, तो बदले में हमको जो है कुछ पैसा भी मिलना चाहिए, उसी को बोलते हैं पेमेंट फॉर इकोसिस्टम सर्विस। तो हमारा जो NAPCC है, नेशनल मिशन फॉर सस्टेनेबल हिमालयन इकोसिस्टम, जो एक कंपोनेंट है जिसका NAPCC का नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज, जिसको प्रोटेक्ट का नेशनल एक्शन प्रोग्राम जो है ना हमारा क्लाइमेट चेंज के लिए, जिसमें 8 मिशन है, 8 से 9 मिशन। तो उसका एक मिशन है कि हिमालयन इकोसिस्टम को बचाना, तो उसमें भी हम लोग ध्यान देते हैं कि जो ज़्यादा प्रोटेक्ट कर रहा है इकोसिस्टम को, उसके लिए हम लोग उसको पेमेंट करेंगे, उसको बोलते हैं पेमेंट फॉर इकोसिस्टम सर्विस। ठीक, इतना हो गया। उसके बाद अमेजन फंड भी बनाया गया है, तो लगभग $1 बिलियन का अमेजन फंड है, जिसको नॉर्वे की गवर्नमेंट देती है और जर्मनी भी देता है, ताकि अमेजन फॉरेस्ट को बचाया जाए। और जो हमारा REDD प्लस, मतलब रीड प्लस मतलब रिडक्शन ऑफ एमिशन फ्रॉम डिफॉरेस्टेशन एंड फॉरेस्ट डिग्रेडेशन, मतलब फॉरेस्ट डिग्रेड हो रहा है या वन का ख़त्म हो रहा है, तो उसके कारण जो एमिशंस हो रहा है, CO2 ये सब जो निकल रहा है, उसको कम करने का प्रोग्राम है। तो उसमें अमेजन फंड भी बनाया गया है उसी को सपोर्ट करने के लिए। ठीक है, कौन बनाया है? नॉर्वे की गवर्नमेंट और जर्मनी ने बनाया है, ताकि अमेजन फॉरेस्ट को बचाया जा सके। ठीक है, ब्राज़ील का जो गवर्नमेंट है, इस अमेजन फंड को, ब्राज़ील का जो डेवलपमेंट बैंक है वो अमेजन, ये जो फंड बनाया गया है जिसको नॉर्वे ने बनाया है और जर्मनी ने बनाया है, उसको जो है वो देख रेख करती है। ठीक, उसी तरह से हम लोग नेक्स्ट अगर बात करेंगे तो ग्लोबल इन्वायरमेंट प्रोडक्ट या ग्रीन GDP, आप समझते हो ग्लोबल इन्वायरमेंट जिस तरह GDP निकालते हो प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विस, उसी तरह से जितना भी नेचुरल इकोसिस्टम सर्विस हमको देता है, इकोसिस्टम जितना सर्विस देता है, उसका अगर हम वैल्यू निकालते हैं तो उसको हम लोग ग्रीन GDP बोल देते हैं, या फिर हम लोग उसको ग्रीन इन्वायरमेंट प्रोडक्ट भी हम लोग बोल देते हैं। ठीक है, एक होता है ग्रीन ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। तो देखिए GDP जब निकालते हो तो बहुत सारा हो सकता है, उसमें पर्यावरण को नुकसान पहुंचता होगा या किसी चीज़ से पर्यावरण को सपोर्ट पहुंचता होगा, तो जब सब हम कैलकुलेट करके ओवरऑल निकालते हैं तो उसको हम लोग ग्रीन GDP बोलते हैं। तो ग्रीन GDP का मतलब होता है GDP से वो सब घटा दो जिसके कारण इन्वायरमेंट को नुकसान पहुँच रहा है, तो जो चीज़ बच रहा है उसको ग्रीन GDP हम लोग बोलते हैं। ठीक, उसी तरह से अगर हम बात करें नेक्स्ट जो सी ग्रास है, समुद्री जो घास है दोस्तों, वो भी कुछ इकोसिस्टम का सर्विस जो है परिस्थिति तंत्र का सेवा भी प्रोवाइड करता है। ठीक है, सी ग्रास क्या होता है, याद रखिए, सी ग्रास जो है घास नहीं होता है। ठीक है, ये क्या होता है कि एंजियोस्पर्म है। क्या है ये? एंजियोस्पर्म है, मतलब ये फ्लावरिंग प्लांट है, फूल देता है। जनरली घास में फूल नहीं होता है, लेकिन जो कि इस नाम का सी ग्रास है, घास नहीं है, समुद्री घास बोलते हैं इसको, लेकिन ये घास है नहीं। ये क्या है? एक्वेटिक जलीय जो है पौधा है, जो फूल उगाता है, फूल उगता है जिसको एंजियोस्पर्म बोलते हैं। ये कम आपका हल्का गहरा सॉल्टी वाटर, जो नमकीन पानी होता है, या ब्रैकिश वाटर जिसमें हमने पढ़ा, उसमें मिलता है। और ये आपको ट्रॉपिकल एरिया से लेकर आर्कटिक एरिया तक मिलेगा। ठीक है, और जहाँ पे पानी साफ़ सुथरा रहेगा वो यहीं पे मिलेगा। जहाँ भी पानी टर्बिड हो गया, मतलब वो हो गया, गंदा हो गया, वहाँ पे ये नहीं मिलेगा। भारत के भी कोस्ट में ये आपको समुद्री घास मिलता है, जो पाक स्टेट है गल्फ ऑफ मन्नार में थोड़ा ज़्यादा मिलता है। तो ये क्या, चूँकि ये भी एक तरह का प्लांट है, तो ये भी क्या करेगा, CO2 को दोस्तों एब्जॉर्ब करेगा। और आपको पता है डुगोंग जो होता है एक जानवर है जिसको सी काऊ बोलते हैं, सी काऊ। ठीक है,
ये भी जो है इसको खाता है, सी ग्रास को हमारा खाता है, उस पर डिपेंड करता है। ठीक है, तो वर्षा वन से अगर हम इसको कंपेयर करेंगे तो इसमें जो कार्बन को एब्जॉर्ब करने का क्षमता होता है वो 3 गुना होता है। ठीक है, और बहुत सारे CO2 को ये अपने पास एब्जॉर्ब करा है, मतलब ग्रीन हाउस गैस को कम करने के लिए इसका बहुत बड़ा रोल है। प्लस वल्नरेबल जो हमारा टाइडल एनर्जी होता है उसके कारण सी में जो इरोजन होता है, अपरदन होता है, उसको भी का स्पीड को भी ये रोक देता है। प्लस जो अलगल ब्लूम होता है, खतरनाक जो अलगल ब्लूम होता है, देखिए अलगल ब्लूम सभी खतरनाक नहीं होता, जो खतरनाक अलगल ब्लूम होता है उसको रोकने का भी काम ये करता है। प्लस पानी को ये साफ़ करता है। तो आप देख रहे हो कि बहुत सारा चीज़ हमारा काम कर रहा है, बढ़िया चीज़ है ना सी ग्रास, तो इसलिए ये बढ़िया बढ़िया चीज़ हमको करेगा। ठीक है, लेकिन सी ग्रास को खतरा भी है यूट्रोफिकेशन के कारण, प्लस बहुत ज़्यादा ग्रेजिंग होगा, चरने वरने लगेगा, या फिर कुछ आप वहाँ पे पुल वूल बना दोगे, मैकेनिकल डिस्ट्रक्शन करोगे, ओवर फिशिंग करोगे, तो इसको नुकसान है। यूट्रोफिकेशन क्या होता है दोस्तों, मैंने आपको बता दिया। यूट्रोफिकेशन क्या होता है, जब भी नाइट्रोजन और फास्फोरस जो होता है बहुत ज़्यादा पानी में खेत वेत में चला जाता है, वो बह के फिर जब पानी में चला जाता है, तो जो कि नाइट्रोजन फास्फोरस जो होता है वो न्यूट्रिएंट का काम करता है। ठीक है, जिसके कारण प्लांट का बहुत ज़्यादा ग्रोथ होता है, और पूरा आपको तालाब में या समुद्र में आपको ग्रीन ग्रीन टाइप का दिखेगा, जिसके कारण क्या होता है, सनलाइट जो होता है वो अंदर नहीं आता है, तो यहाँ पे पौधा वौधा का डेथ होने लगता है, डेथ होने लगेगा तो इस डिकम्पोजिशन के लिए ऑक्सीजन चाहिए, और डिजॉल्व ऑक्सीजन जो होगा इसमें कम हो जाएगा, तो जहाँ पे जो एनिमल्स हैं जो इसमें मिलते हैं वो उनका डेथ हो जाएगा, उसी को यूट्रोफिकेशन हम लोग बोलते हैं। ठीक है, समझ में आया? तो ये सिंपल सा चीज़ है, वो याद रखेंगे। और इसको हार्मफुल अलगल ब्लूम भी बोलते हैं, याद रखें। जो हमारा अलगल ब्लूम होता है सभी खतरनाक नहीं होता है। ठीक है, कुछ अलगल ब्लूम ही हमारे खतरनाक होते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करेंगे सी वीड का, समुद्री जो खरपतवार होता है उसके बारे में, तो जो ग्रास होता है दोस्तों वो वेस्कुलर प्लांट होता है, हमने पढ़ा पहले। सी ग्रास क्या होता है, वेस्कुलर प्लांट होता है, एंजियोस्पर्म होता है, जिसका अपना रूट होगा, तना होगा, पत्ता होगा। लेकिन जो सी वीड होता है ये नॉन फ्लावरिंग प्लांट होता है, मतलब इसमें रूट नहीं होगा, वेस्कुलर सिस्टम नहीं होगा, पत्ता नहीं होगा और तना नहीं होगा। ये क्या है फिर भाई, तो ये नॉन फ्लावरिंग प्लांट टाइप का है। माइक्रोअल्गी इसमें होता है। सी ग्रास में क्या क्या होता है, माइक्रोअल्गी होता है छोटे छोटे, उसको सी ग्रास हम उसको क्या बोलते हैं, सी वीड बोलते हैं। तो सी वीड क्या है भाई, ये कोई प्लांट नहीं होता है। ठीक है, ये आपका नॉन फ्लावरिंग मैरीन प्लांट है, जिसका अपना रूट वूट कुछ नहीं होता है। ठीक है, ये आपका वेस्कुलर प्लांट भी नहीं होता है, और इसमें क्या होता है, माइक्रोअल्गी ये सब पाए जाते हैं। और कहाँ ये मिलेगा, तो जो टाइडल जोन होता है जहाँ पे टाइड्स आते हैं, हाई टाइड लो टाइड, वहाँ पे मिलता है, एस्चुरी में और बैक वाटर में ये मिलता है। बैक वाटर मतलब जब समुद्र का पानी नॉर्मल ग्राउंड में चला जाता है, मतलब बैक करता है, जिसमें आपने कयाल जिसको बोलते हैं केरला में। ठीक है, तो वहाँ पे ये सब मिलेगा। ठीक है, यहाँ पे आपको फाइटोप्लैंक्टन अलगी वल्गी मिलता है। ठीक है, आप जो केल्प फॉरेस्ट देखते हैं ना, केल्प फॉरेस्ट, ठीक है, तो केल्प फॉरेस्ट भी क्या है, ठीक है, वो भी अंडर वाटर फॉरेस्ट है। ये भी क्या होता है, इसमें सी वीड और सी ग्रास ये सब मिलते हैं। ठीक है, समझ में आ रहा है? तो ये थोड़ा ध्यान देगा, तीनों जो सी, चाहे वो केल्प फॉरेस्ट हो या सी वीड हो या फिर आपका सी ग्रास हो, सारा जो है पानी के नीचे रह रहा है, लेकिन वहीं पे रह रहा है जहाँ पे पानी का ज़्यादा गहराई में नहीं, क्योंकि उसको फोटोसिंथेसिस करना है, खाना बनाना है, तो उसको सूर्य का प्रकाश भी मिलना चाहिए। तो जो सी वीड होता है उसको खाने के लिए भी यूज़ करते हैं, विटामिन मिनरल्स ये सब के लिए यूज़ करते हैं, कैंसर का दवा उससे बनता है, माइक्रोब से लड़ने के लिए होता है। प्लस इसमें टूथपेस्ट ये सब में यूज होता है, क्योंकि ये किसी चीज़ के साथ जुड़ जाता है, तो टूथपेस्ट में हो गया, स्किन केयर प्रोडक्ट में ये मिलता है। अगर हम इकोसिस्टम सर्विस का बात करेंगे, एक तो हो गया कि आपका प्रोविजनिंग सर्विस दे रहा है, इसके अलावा कोस्टल पोल्यूशन को रोकता है, अलगल ब्लूम को रोकता है, हैवी मेटल को फिल्टर करता है, ऑक्सीजन न्यूट्रिएंट का सप्लाई बढ़ाता है। ठीक है, और जब सी वीड बहुत ज़्यादा हो जाता है दोस्तों, तो उसी को केल्प फॉरेस्ट बोलते हैं। तो केल्प फॉरेस्ट क्या होता है, सी वीड होता है, ये इसमें कोई जंगल नहीं होता है। बहुत बड़ा जब हमारा सी वीड हो जाता है बहुत बड़े एरिया में, तो उसको केल्प फॉरेस्ट बोलते हैं, और केल्प फॉरेस्ट लगभग पूरे समुद्र में मिलेगा। ठीक है, याद रखिएगा। और जनरली ये थोड़ा ठंडा ठंडा पानी में आपको केल्प फॉरेस्ट मिलता है। ये अंडर वाटर, इसको डेंस फॉरेस्ट ही बोलते हैं, लेकिन ये फॉरेस्ट नहीं है क्या ये भाई, सी वीड बहुत ज़्यादा एरिया में रहता है, तो उसको हम लोग केल्प फॉरेस्ट बोलते हैं। ठीक है, इसके अलावा फोटोसिंथेसिस को भी ये बढ़ाता है आपका सी वीड। ठीक है, और बहुत सारा प्लांट एनिमल को सपोर्ट करता है। तो सी वीड का कल्टीवेशन, चूँकि इसका बहुत फ़ायदा है, इसलिए भारत सरकार भी इसको प्रमोट कर रहा है। आपको पता है कि भारत जो है पूरे विश्व में 12 मेगा डाइवर्सिटी कंट्री है, उसमें से एक मेगा डाइवर्स कंट्री भारत भी है। और भारत का जो एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन हमारा है, उसमें भी सी वीड का प्रोडक्शन इससे बढ़ा रहे हैं। ठीक है, सी वीड से आपको बायोफ्यूल ये सब भी बनता है, लेकिन इसको नुकसान भी होता है, आपको याद रखिएगा। अगर बहुत ज़्यादा कल्टीवेशन होने लगेगा, ठीक है, प्लांट व्लांट का और भी कम, फिर मछली पालने लगोगे, ठीक है, तो इसके कारण भी होगा। प्लस एटमॉस्फेयर का चेंज होने के कारण
कॉमर्शियलाइजेशन होने के कारण भी सीवीड को नुकसान है। तो ये हम लोगों ने चैप्टर नंबर 6 जो है वो नेचुरल इकोसिस्टम में सर्विस एंड गुड्स अच्छे से पढ़ लिया। ठीक है, याद रखिएगा बहुत ही सिंपल इन्वायरमेंट इकोलॉजी होता है, बस आपको कॉन्सेप्ट को समझिएगा और जो फैक्ट है उसको बस ध्यान रखना है और उसका रनिंग नोट्स बना लेना है ताकि आपको रिवीजन करने में आसान हो और इसी लेक्चर को बार बार आपको सुनना है। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे आपका वेटलैंड इकोसिस्टम के बारे में। ठीक है, तो वेटलैंड क्या होता है मैंने आपको बताया था, ये इकोटोन होता है, एक ट्रांजिशनल जोन होता है दो इकोसिस्टम के बीच में। एक तरफ हमारे पास टेरेस्ट्रियल होता है लैंड इकोसिस्टम और दूसरा एक्वाटिक इकोसिस्टम होता है, तो दोनों में बीच का जो एरिया होता है उसको इकोटोन बोलते हैं। ठीक है, यहाँ पे जो मिट्टी पाए जाते हैं उसमें हाइड्रिक सॉइल होता है। क्या होता है? हाइड्रिक सॉइल, मतलब उसमें पानी में पूरा डूबा डूबा मिट्टी रहता है, इसलिए इसमें ज़्यादा जो है आपको ऑक्सीजन नहीं दिखेगा और यहाँ पे बार बार आपको फ्लड आते रहता है। जो भी प्लांट होता है वो पानी में रहने के लिए कैपेबल होता है, उसको हम लोग हाइड्रोफाइटिक प्लांट बोलते हैं, जो पानी में रह सकता है। ठीक है, और जो हमारा वेटलैंड्स होता है वो कम गहरा पानी में होता है। ठीक है, और पानी जो होता है हमेशा भरा रहता है। ठीक है, वेटलैंड को रामसर कन्वेंशन जो हमारा रूल्स है 2017 के तहत बोला गया है वेटलैंड क्या है। तो वेटलैंड जो होता है कोई भी एरिया हो सकता है जिसमें पानी का जो गहराई होना चाहिए वो 6 मीटर से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। उसमें कोई आर्टिफिशियल भी वेटलैंड हो सकता है, आपका नेचुरल भी हो सकता है, चावल का खेत हो सकता है, मार्श हो सकता है, पिट लैंड हो सकता है, कोई भी आपका वेटलैंड हो सकता है। बस याद रखिएगा हाइट होना चाहिए वो 6 मीटर से ज़्यादा हाइट नहीं होना चाहिए, मतलब गहराई जो होना चाहिए 6 मीटर ज़्यादा नहीं होना चाहिए। वेटलैंड में सभी झील, सभी आपका नदियाँ, उसके बाद तालाब उलाब, फ्लड प्लेन हो गया, अंडर वाटर एक्यूफायर, पानी के अंदर जो आपका एक्यूफायर है वो भी आपका वेटलैंड्स में आएगा। ठीक है, उसके बाद जहाँ पे कोयला का निर्माण होता है पिटलैंड वो भी आएगा, ओएसिस आएगा, टाइडल फ्लैट्स, मैनग्रोव, कोरल रीफ, चावल का खेत, रिजर्वायर, सॉल्ट प्लेन, पैंस, सारा चीज़ क्या है हमारा वेटलैंड से दोस्तों। ठीक है, समझ में आ गया। तो अगर हम वेटलैंड्स और आपका लेक्स के बारे में अंतर बताएं, ठीक है, तो लेक जो होता है दोस्तों, तो अगर हम लेक और वेटलैंड के बारे में अगर हम बताएं तो जो लेक होता है ठीक है वो परमानेंट होता है उसमें पानी, लेकिन वेटलैंड में पानी परमानेंट भी हो सकता है, टेम्पररी भी हो सकता है। जो लेक होता है दोस्तों वो छोटा होता है, लेकिन वेटलैंड जनरली बड़ा होता है। ठीक है, उसके बाद लेक में अलग अलग आपको पानी में टेम्परेचर का लेयर दिखेगा, थर्मल स्ट्रेटिफिकेशन होता है। ठीक है, टॉप पे ज़्यादा गर्मी फिर नीचे से कम, लेकिन जो वेटलैंड होता है जो उतना हाइट का नहीं होता है इसलिए इसमें थर्मल स्ट्रेटिफिकेशन नहीं दिखता है। ठीक है, लेक में जो न्यूट्रिएंट होता है वो थर्मली आपको मिलते रहता है ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर, लेकिन इसमें जो है हवा के कारण मिलता है, टेम्परेचर के कारण नहीं मिलता, क्योंकि टेम्परेचर का ज़्यादा वेरिएशन वेटलैंड में नहीं होता है। ठीक है, लेक में जो मेन स्पीसीज है जो प्रोड्यूसर्स है वो है फाइटोप्लैंक्टन। ठीक है, लेकिन वेटलैंड में जो मेन स्पीसीज है वो है मैक्रोफाइट। ठीक है, मैक्रोफाइट यही खाना बनाता है हमारा। ठीक है, लेक का जो प्रोडक्टिविटी होता है वो कम होता है, उत्पादकता कम होता है, लेकिन जो वेटलैंड होता है जो कि इकोटोन है और इकोटोन का प्रोडक्टिविटी बहुत ही ज़्यादा होता है। ठीक है, फ्लड कंट्रोल में लेक का उतना कोई खास रोल नहीं होता है और वेस्ट ट्रीटमेंट में भी, कूड़ा प्रबंधन में भी लेक का कोई खास रोल नहीं होता है, लेकिन वेटलैंड का फ्लड कंट्रोल में और वेस्ट ट्रीटमेंट में रोल होता है। अगर हम लेक बारे में बताएं तो उद्भव इसका कैसे होता है, ओरिजिन कैसे होता है, तो टेक्टोनिक एक्टिविटी के कारण हो सकता है, नदी के बनने के कारण हो सकता है, जियोमॉर्फिक प्रोसेस कारण हो सकता है, पानी का वाटर टेबल बढ़ेगा तो उसके कारण हो सकता है, लेकिन मैक्सिमम जो बड़े बड़े लेक हैं वो टेक्टोनिक फोर्स के कारण बना है। वेटलैंड जो होता है दोस्तों मैक्सिमम जो है वो नदियों के कारण बनता है या ऐसा झील के कारण बनता है जो अब झील नहीं रहा, जैसे कोलेरू लेक है आंध्र प्रदेश में जो आपका गुजरात और जो आपका मतलब गोदावरी और कृष्णा के बाउंड्री पे है हमारा कोलेरू लेक। ठीक है, तो ये हो गया आपका लेक और वेटलैंड के बारे में। अगर हम बात करेंगे कि तो वेटलैंड जो होता है दोस्तों वो उसमें या जो झील होता है वो दो टाइप का होता है, एक होता है ओलिगोट्रॉपिक झील, तो जो ओलिगोट्रॉपिक झील होता है, और एक होता है यूट्रॉपिक झील। ठीक है, तो यूट्रॉपिक झील जो होता है उसमें न्यूट्रिएंट बहुत ही ज़्यादा होता है। ठीक है, प्राइमरी प्रोडक्टिविटी ज़्यादा होगा, लेकिन पानी जो होगा वो थोड़ा गंदा गंदा टाइप का रहेगा और पानी में ऑक्सीजन उतना ज़्यादा नहीं रहेगा गहराई में। ठीक है, जिसके कारण यूट्रॉपिकिफिकेशन होता है, आपको पता है, और कंसंट्रेशन जो होता है प्राइमरी प्रोड्यूसर उत्पादक का बहुत ज़्यादा होता है यूट्रॉपिक लेक में। ठीक है, और इसमें उत्पादकता भी ठीक ठाक होता है और गहराई में मछली बहुत कम मिलता है क्योंकि ऑक्सीजन जो होगा गहराई में आपको नहीं पाया जाएगा। ठीक है, और जो माइक्रोब्स होते हैं यूट्रॉपिक लेवल में वो बायोमास को बढ़ा देते हैं। ठीक है, लेकिन जो ओलिगोट्रॉपिक लेक है तो जो नया नया झील बनता है जिसमें न्यूट्रिएंट बहुत कम होता है, जिसका प्रोडक्टिविटी बहुत कम होता है, जो पानी थोड़ा साफ़ होगा, जिसमें गहराई होगा, पानी में ऑक्सीजन बहुत ज़्यादा रहेगा, पानी साफ़ सुथरा रहेगा, प्राइमरी प्रोड्यूसर वो जिसमें बहुत ही कम रहेंगे। ठीक है, प्रोडक्टिविटी कम होगा, बायोमास कम होगा, फिश जो होगा गहरे में मिलेगा क्योंकि ऑक्सीजन ज़्यादा है, तो इसको बोलते हैं ओलिगोट्रॉपिक लेक।
ठीक है, जिसमें न्यूट्रिएंट ये सब कम होगा और वो साफ़ सुथरा झील है, प्रोडक्टिविटी कम होगा, ये सारा चीज़ आप याद रखिएगा। जैसे जैसे उसमें न्यूट्रिएंट बढ़ते जाएगा उसका प्रोडक्टिविटी भी बढ़ेगा, लेकिन उसके कारण नुकसान भी है, यूट्रोफिकेशन हो जाएगा, तो बाकी का डिगल ऑक्सीजन भी कम हो जाएगा और गहरे समुद्र में आपको मछली वछली मतलब गहरे तालाब में मछली वछली आपको नहीं मिलेगा। ठीक है, तो ये सारा चीज़ याद रखिएगा। तो लेक और वेटलैंड, तो वेटलैंड हम बोल सकते हैं कि सैलो वाटर होता है, जबकि लेक जो होता है वो गहरा भी हो सकता है और छिछला भी हो सकता है। ठीक है, तो एक हमारा भारत सरकार का प्रोग्राम है नेशनल लेक कंजर्वेशन प्रोग्राम, वो ये बोलता है कि झील का मतलब ये है जिसका गहराई जो होगा वो आपका कम से कम 3 मीटर हो, तो भारत सरकार के अनुसार उसको हम लोग झील बोलेंगे। और रामसर साइट के अनुसार वेटलैंड क्या कहलाता है, जिसका गहराई जो है मैक्सिमम अधिक से अधिक 6 मीटर हो, उससे ज़्यादा नहीं हो। झील क्या होता है भारत सरकार के अनुसार, जिसका गहराई कम से कम 3 मीटर हो। ठीक है दोस्तों, तो ये थोड़ा हमको याद रखना है। मैंने अभी बताया था माइक्रोफाइट्स जो होता है, मैग्रोफाइट क्या होता है, मैग्रोफाइट का मतलब ऐसा प्लांट जो आपको पानी में डूबा है या फिर तैर रहा है ऊपर, उसको बोलते हैं मैग्रोफाइट। तो ये वेटलैंड में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है और ये बहुत ही नुकसान भी है, क्योंकि इससे आपको वाटर का क्वालिटी ख़राब हो जाता है, गंदा कर देता है। लेकिन साथ ही साथ अच्छा भी है, क्योंकि इरोजन वोरोजन को, अपरदन को ये रोकता है, पानी का क्वालिटी भी ठीक करता है। तो ये हम लोगों ने देख लिया वेटलैंड में और लेक्स में क्या अंतर है। अब हम लोग पढ़ेंगे एस्चुरी वेटलैंड इकोसिस्टम। एस्चुरी क्या होता है दोस्तों, एस्चुरी वो एरिया होता है जहाँ पे नदी जो है बिना सेडिमेंट लिए समुद्र में मिलती है, तो उस एरिया को हम लोग एस्चुरी बोलते हैं। एस्चुरी जो होता है वो ब्रैकिश वाटर इकोसिस्टम है, मतलब इसका पीपी जो आपका सैलिनिटी होता है वो 5 से लेकर 35 पीपीटी तक होता है। ठीक है, इसका एग्जांपल एस्चुरी का है जैसे नदी का मुहाना, कोस्टल बे, खाड़ी वाड़ी हो गया, टाइडल मार्श हो गया, लगून हो गया, डेल्टा हो गया, ये सब एस्चुरी का जो है एग्जांपल है। एस्चुरी का बनता कैसे है, जब समुद्र का लेवल बढ़ेगा तब एस्चुरी बनेगा। उसके बाद जब उसमें सैंड बैंड बालू वालू जमा होना लगता है तब बनेगा। ग्लेशियर प्रोसेस के कारण भी हमारा एस्चुरी जो है वो बन सकता है। लेकिन जब टाइड्स वाइड्स आता है तो एस्चुरी को नुकसान होता है। ठीक है, और टाइड्स जो होता है एस्चुरी को ख़राब कर देता है। अगर हम लगून और एस्चुरी का अंतर के बारे में बात करेंगे तो लगून एक सॉल्ट वाटर होता है जो बाकी समुद्र से थोड़ा सा अलग है, क्योंकि बीच में कोरल रीफ आ गया है। मैंने बताया था आपको जो बैरियर रीफ होता है, ठीक है, उसके कारण लगून ये सब बनता है। जैसे केरला का जो बैक वाटर है वो एक क्या है, लगून है। चिल्का जो है उड़ीसा में एक लगून है। ठीक है, जो आप उसके अलावा केरला में जो मलाबार कोस्ट है, उड़ीसा में उत्कल कोस्ट है, ये सब क्या है, लगून है। गोवा में भी जो आपको मांडवी और जुआरी नदी के कारण लगून बना हुआ है। कोंकण कोस्ट जो है आपका, वहाँ भी लगून है। ठीक है, तो लगून जो होता है दोस्तों उसमें सिर्फ और सिर्फ फ्रेश वाटर नहीं होता है, एक तरफ समुद्र उसमें मिलता है, दूसरी तरफ से फ्रेश ताज़ा पानी मिलता है, तो दोनों जहाँ मिलता है जिसके कारण ब्रैकिश वाटर होता है तो उसको हम लोग लगून बोलते हैं। तो एस्चुरी जो होता है वो जनरली डीपर होता है। ठीक है, ठीक है, एस्चुरी क्या होता है दोस्तों, वो क्या होता है, डीपर होता है। और जो लगून होता है याद रखिएगा, लगून का जो नमकीन होता है वो आपका एस्चुरी से ज़्यादा होता है, क्योंकि ये समुद्र का ही एक टुकड़ा है ना, उसमें उतना ज़्यादा नदी हमको नहीं मिल रहा है। लेकिन जो हमारा एस्चुरी होता है उसमें नदी भी मिलता है, इसलिए उसका जो लवणता होता है वो कम होता है, किसके कंपेयर में, लगून के कंपेयर में। तो एस्चुरी जो होता है वो थोड़ा गहरा होता है, जबकि लगून जो होता है थोड़ा सा कम गहरा रहता है, राइट। और पानी का जो फ्लो होता है वो धीरे धीरे होता है, कहाँ पे, लगून में। लेकिन एस्चुरी में चूँकि नदी मिल रहा है तो पानी का फ्लो ठीक ठाक होता है। अगर एस्चुरी का हम लोग इंपॉर्टेंस का बारे में बात करेंगे तो एस्चुरी जो होता है कोस्टल इकोसिस्टम है। ठीक है, ये भी एक ट्रांजिशन जोन है, इकोटोन है, और इसलिए बहुत ज़्यादा प्रोडक्टिविटी होता है। इसमें फ्रेश और सैलाइन वाटर दोनों मिलता है, तो दोनों टाइप के प्लांट इसमें, मैरीन इकोसिस्टम और प्लस फ्रेश वाटर इकोसिस्टम दोनों इसमें मिलेगा। टाइड से बचाता है, कोस्टल हैबिटेट को प्रोटेक्ट करता है। ठीक है, फिर बहुत ज़्यादा ये फिल्टर का काम करता है, पानी वानी को फिल्टर करता है। और मैनग्रोव इसका एग्जांपल है। मैनग्रोव जो होता है वो एस्चुरी में ही पाया जाता है, जहाँ पे नदी और समुद्र दोनों मिल रहा है। ठीक है, डेल्टा फॉर्मेशन में भी थोड़ा थोड़ा ये रोल प्ले करता है, न्यूट्रिएंट का रिसाइकलिंग करता है और जो पॉल्यूटेंट होता है उसको ये कम करता है। साथ ही साथ इसका इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस है, जहाँ जहाँ आपको एस्चुरी दिखेगा वहाँ पे जनसंख्या बहुत ज़्यादा दिखता है। ठीक है, और यहाँ पे आपको जो है लोग रहना पसंद करते हैं। पोर्ट्स वोर्ट्स जो है, हार्बर, ये सब यहीं पे बनता है। ये एस्चुरी बारे में हो गया। अगर एस्चुरी का वेजिटेशन के बारे में बात करेंगे तो इसमें जो भी प्लांट होंगे वो ऐसा होगा जो आपको नमक को अच्छे से सह लेगा, सैलिनिटी को सह लेगा, और बार बार जो फ्लड आता है उसको सह लेगा। इसलिए यहाँ पे मैनग्रोव ये सब मिलता है। इसके अलावा यहाँ पे अलग अलग आपको फाइटोप्लैंक्टन जैसे डायटम, डायनोफ्लेजिलेट्स, ब्लू ग्रीन अलगी, ये सब आपको मिलेगा। ठीक है, अगर इंडिया का एस्चुरिन सिस्टम का बात करेंगे तो इंडिया में लगभग जितने भी नदियां हैं जो समुद्र में मिलता है वो आपका लगभग, अगर ईस्ट कोस्ट को छोड़ देंगे, ठीक है, तो मतलब बड़े बड़े नदियों को छोड़ के तो वहाँ पे एस्चुरी नहीं मिलता है। लेकिन अगर हम बात करेंगे कि बड़े बड़े एस्चुरी जो है वो कहाँ पे है, ईस्ट कोस्ट में है या वेस्ट कोस्ट में, तो आपका उत्तर क्या होगा बताइए,
कंफ्यूज नहीं होना है। ईस्ट कोस्ट में जो है ज़्यादा बड़ा बड़ा एस्चुरी आपको है, लेकिन वेस्ट कोस्ट में चूँकि बड़ी बड़ी नदियाँ उतना नहीं है, इसीलिए एस्चुरी जो होगा वो कम होगा, ठीक है, राइट। अगर एस्चुरिन इकोसिस्टम को थ्रेट का खतरा के बारे में बात करेंगे तो एस्चुरिन इकोसिस्टम को खतरा भी है, जैसे शिपिंग इंडस्ट्री के कारण, ड्रेजिंग के कारण, जब सफाई हो रहा है समुद्र का तो उसके कारण खतरा है, सॉलिड वेस्ट जा रहा है, बहुत ज़्यादा एक्वाकल्चर कर रहे हो या फिर बीच बीच में पुल उल बना रहे हो तो भी एस्चुरी को हमारा खतरा है। तो ये हमारा हम लोग जो भी पढ़ रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं, वेटलैंड इकोसिस्टम में, जिसमें हम लोग पहले पढ़े क्या, एस्चुरी के बारे में पढ़े, ठीक है, एस्चुरी लगून ये सब। नेक्स्ट हम बात करेंगे मैनग्रोव के बारे में, ठीक है। तो मैनग्रोव जो होता है दोस्तों वो कहाँ पे मिलता है, यहाँ पे समुद्र नदी मिलता है वहाँ पे मिलता है, मतलब ब्रैकिश वाटर में ये मिलता है। और यहाँ पे जो पौधे पाए जाते हैं वो सॉल्ट रेजिस्टेंट होते हैं, मतलब नमक को सह लेता है, हेलोफाइट प्लांट होते हैं, हेलोफाइट्स प्लांट, ठीक है। और ये समुद्र नदी के आसपास मिलता है, समुद्र के आसपास मिलता है, और ये जो होता है आपको टाइड से बचाता है, राइट। तो याद रखिएगा ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल एरिया दोनों में आपको मैनग्रोव आपको मिलेगा, ठीक है। तो मैनग्रोव जो होता है उसमें प्लांट में कुछ विशेष गुण हो जाते हैं, जो कम ऑक्सीजन में भी रह लेगा, हाई सैलिनिटी में भी रह लेगा, और टाइड्स का जो प्रभाव होगा उसको भी वो कम कर देगा। इसमें जो पौधे होते हैं उसके पत्ते जो होते हैं वो सक्यूलेंट होते हैं। सक्यूलेंट मतलब मोटे मोटे पत्ते होते हैं, ताकि वो पानी को स्टोर कर लेगा, क्योंकि पानी की कमी होती है, सब फ्रेश वाटर नहीं है, नमक वाटर है, तो फ्रेश वाटर को वो एब्जॉर्ब कर लेता है और पत्ता में स्टोर करे। इसलिए जो मैंग्रोव का पत्ता होता है वो मोटा मोटा होता है और वैक्सी टाइप होता है, आपका मोम के टाइप का होता है, ठीक है। और जो स्टोमेटा होता है वो धंसा होता है, ताकि पानी का लॉस कम हो, क्योंकि फ्रेश वाटर ऐसे ही कम है। और अब जो ट्रांसपीरेशन होगा, वाष्पोत्सर्जन जो होता है, उसमें पानी जो भाप बनता है वो फ्रेश वाटर बनता है। तो फ्रेश वाटर को कम करने के लिए जो स्टोमेटा होता है उसके अंदर में रहता है, ताकि जो है हवा से भी सूखे नहीं पत्ता, उसका पानी ना इवापोरेशन हो, प्लस उसका हीट पड़ने के भी कारण ना हो, प्लस जो पत्ता होता है उसमें सॉल्ट को निकालने का एक ग्लैंड होता है, ताकि अगर वो पत्ता है वो जड़ से अगर पानी ले लिया, उसमें नमक भी आ गया, तो नमक को दूर फेंकने का भी इसके पास ग्लैंड होता है जो दूर कर लेता है, ठीक है। प्लस इसमें न्यूमेटोफोर्स होता है, न्यूमेटोफोर्स मतलब इसके जो आपका जड़ होता है वो पानी में तो मिट्टी में तो रहता है, लेकिन ऊपर आ जाता है, ताकि ऑक्सीजन से ये सांस ले पाए, क्योंकि कोई भी चीज़ को सांस लेने के लिए ऑक्सीजन चाहिए, चाहे वो प्लांट है या एनिमल है। तो इसमें एरियल ब्रीदिंग रूट होता है, जो रूट आता है वो ऊपर आ जाता है थोड़ा, न्यूमेटोफोर्स बोलते हैं, ठीक है। और इसमें वीवी पेरस होता है, वीवी पेरस मतलब जो बीज होता है वो पूरा डेवलप होने से पहले जो है वो प्लांट से अलग हो जाता है, ठीक है, ताकि वहाँ पे वो ग्रोथ हो जाए, उसको वीवी पेरस बोलते हैं, राइट। उसके बाद ये आपका जो पत्ता होता है उसमें अलग अलग जो जड़ होता है अलग अलग, उसमें आपको सपोर्ट सिस्टम होता है, प्रॉप सिस्टम होता है, ताकि उसको सपोर्ट मिले, उसको स्टिल्ट या प्रॉप रूट हम लोग बोलते हैं, ठीक है। उसके अलावा जो जड़ होता है वो पूरा फैला होता है, उसको बट्रेस रूट बोलते हैं, ठीक है, बट्रेस। तो ये सब जो है आपका मैनग्रोव इकोसिस्टम का एग्जाम्पल है, ठीक है। याद रखिएगा इसका कुछ ट्री है, जैसे मैनग्रोव ट्री है, इसका फेमस है। सबसे ज़्यादा मैनग्रोव जो आपको पूरे वर्ल्ड में मिलता है वो कहाँ पे मिलता है भैया, सुंदरबन में मिलता है, जो विश्व का सबसे बड़ा जो है डेल्टा भी हमारा है, ठीक है। इतना समझ में आया। तो गल्फ ऑफ कच्छ से लेके अंडमान निकोबार से लेके जो है आपको बे ऑफ बंगाल तक आपको जो है आपको मैंग्रोव दोस्तों मिलता है। तो मैंग्रोव सुंदरबन में, भितरकनिका में, महानदी का डेल्टा में, कोरिंगा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी गुजरात में, गोदावरी कृष्णा का मैंग्रोव है, अंडमान निकोबार में है, पिचावरम तमिलनाडु में है, मुथुपेट तो ये भी तमिलनाडु में मैंग्रोव है, पुन्ना कयाल ये भी आपका तमिलनाडु में, केरल में आपका कन्नूर है, यहाँ सब आपका क्या है मैंग्रोव है। इसके अलावा अगर हम गोवा का बात करेंगे तो गोवा मैंग्रोव है, करवार मैंग्रोव है, करवार, ठीक है। रत्नागिरी मुंबई में है, रत्नागिरी हो गया, महाराष्ट्र में मुंबई हो गया, गल्फ ऑफ खंबात में, गल्फ ऑफ कच्छ में, तो मैंग्रोव पूरा भरा पड़ा है, ठीक है, याद रहेगा। तो मैंग्रोव में जो नाम हुआ है सुंदरबन जो हमारा है, तो सुंदरी ट्री है वहाँ पाए जाते हैं, जो सबसे इम्पोर्टेंट ट्री है सुंदरबन का, इसीलिए उसका नाम सुंदरबन पड़ा है। वन मतलब जंगल होता है, सुंदरी ट्री के नाम पे सुंदर जंगल है, तो इसलिए उसको सुंदरबन बोल दिया गया, राइट, समझ में आया। तो ये मैंग्रोव के बारे में है, इसमें बहुत सारा आपको पता है हैबिटेट मिलता है, ठीक है। और सुंदरबन डेल्टा विश्व का एकमात्र डेल्टा है जहाँ पे आपको बाघ मिलते हैं। तो हम देख रहे थे कि मैंग्रोव कैसे अपने को अडॉप्ट करता है, हमने देख लिया। मैंग्रोव से अगर भारत में बात करेंगे तो ये हम भी देख रहे हैं, ठीक है। तो सुंदरी ट्री के नाम पे सुंदरबन पड़ा है, और सुंदरबन जो है एकमात्र मैंग्रोव है जो इंडिया बांग्लादेश में, जहाँ पे आपको बाघ मिलते हैं। जितना भी बाघ मिलता है पूरे विश्व में, उसका आप समझ लीजिए 400 से ऊपर बाघ जो है आपको कहाँ पे मिलता है, आपको
मैंग्रोव में मतलब सुंदरबन में मिलता है, ठीक है। इसके अलावा रॉयल बंगाल जो बाघ मिलता है वो इंडेंजर्ड आपको पता है। सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल यहाँ पे मिलता है जो IUCN में लिस्ट कंसर्न है। रिवर टेरापिन मिलता है। ओलिव रिडली टर्टल मिलता है जो वल्नरेबल है। फिर गंगा का डॉल्फिन मिलता है वो इंडेंजर्ड है। तो ये सारा भी आपको मिलता है, ठीक है, राइट। तो ये हो गया। इसके अलावा मैंग्रोव भितरकनिका में है, उड़ीसा में। ये भारत का सबसे बड़ा मैंग्रोव है, दूसरा सबसे बड़ा, ठीक है। भितरकनिका में आपको पता है तो नदी मिलती है जिसका नाम है ब्राह्मणी और बैतरनी, ये डेल्टा बनाती है, तो यहाँ पे मिलता है। इसके अलावा गोदावरी कृष्णा में मिलता है पिचावरम, और पिचावरम जो है आपका तमिलनाडु में है। वेदारण्यम जो है वो आपका तमिलनाडु में है। ये सभी आपका मैंग्रोव है, ठीक है। तो जो वेस्ट कोस्ट में मैंग्रोव मिलते हैं दोस्तों वो छोटा छोटा हाइट का मिलता है। वहीं अगर ईस्ट कोस्ट में जो मैंग्रोव मिलता है वो थोड़ा हाइट में बड़ा होता है, ठीक है। इतना याद रहेगा। चलिए, उसके बाद गल्फ़ ऑफ कच्छ में भी, गल्फ़ ऑफ खंभात में भी, यहाँ पे भी आपको मैंग्रोव मिलेगा। उसके बाद अगर हम बात करेंगे ग्लोबल स्टेटस ऑफ मैंग्रोव, विश्व में क्या है मैंग्रोव का, तो फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन जो FAO है उसका एक असेसमेंट है, ग्लोबल फॉरेस्ट रिसोर्स असेसमेंट, ठीक है। तो इसने बोला है कि जो मैंग्रोव है वो लगभग पूरे विश्व में 113 देश में पाए जाते हैं, ठीक है। और याद रखिएगा, और जितना भी हमारा ट्रॉपिकल फॉरेस्ट है पूरे इंडिया वर्ल्ड में उसका मात्र 1% हमारा पूरे विश्व में मैंग्रोव है। मैंग्रोव जो होता है वो ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल एरिया में ज़्यादा आपको मिलेगा। ऐसे तो पूरे कहीं भी मिल सकता है, लेकिन ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल एरिया में आपको ज़्यादा मिलेगा। और अगर सबसे ज़्यादा अगर हम कंट्री वाइज देखेंगे तो सबसे ज़्यादा जो मैंग्रोव है वो कहाँ पे है, इंडोनेशिया में, और फिर हमारा ब्राज़ील में, ठीक है। और इंडिया में मैंग्रोव है लेकिन उतना नहीं है जितना आपको इंडोनेशिया में है और हमारा ब्राज़ील है। उसके बाद थर्ड नंबर पे नाइजीरिया में है। भारत में भी मैंग्रोव है लेकिन भारत का जितना भी ज्योग्राफिकल एरिया है उसका मात्र 0.15% पे हमारा जो है वो मैंग्रोव है। और 40% जो मैंग्रोव है, ठीक है, वो 4 देश में है, इंडोनेशिया, ब्राज़ील, नाइजीरिया और मैक्सिको, ठीक है, क्लियर है। अच्छा, मैंग्रोव क्यों जो है, आप देखिए मैंग्रोव जो है वो ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल एरिया में मिलता है, सब ट्रॉपिकल के बियॉन्ड नहीं मिलता है। क्यों? क्योंकि मैंग्रोव को जीने के लिए आपको टेम्परेचर चाहिए लगभग 25 डिग्री सेल्सियस के आसपास। इससे ज़्यादा या कम टेम्परेचर में ये जी नहीं पाएगा, या समझ लीजिए 20 से 25 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर, ठीक है। प्लस इसको नमक पानी भी चाहिए, नमक वाला पानी, क्योंकि ये आपका इकोटोन एरिया में होगा, एस्चुरी वाले एरिया में होगा, ठीक है। तो इसके और प्लस सनलाइट भी चाहिए क्योंकि प्लांट है। तो जैसे जैसे हम सब ट्रॉपिक से दूर चले आते हैं तो नमक भी घटता है और प्लस सैलिनिटी भी घटता है, इसलिए सब ट्रॉपिक से बियॉन्ड जो है आपको मैंग्रोव्स नहीं पाया जाता है। याद रखिएगा, मैंग्रोव जो है कहाँ पे ज़्यादा मिलेगा, ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल एरिया में ज़्यादा मैंग्रोव मिलेगा। इसलिए इंडोनेशिया हो गया, ब्राज़ील हो गया, इंडिया हो गया और मैक्सिको हो गया, तो ये आपका सब ट्रॉपिक, नाइजीरिया होगा, ट्रॉपिकल सब ट्रॉपिकल एरिया में, तो यहीं पे आपको मिलेगा। अगर हम मैंग्रोव का इंपॉर्टेंस का बात करेंगे तो ऑलरेडी हमने बता दिया है, मैंग्रोव इकोटोन है, बहुत ज़्यादा प्रोडक्टिविटी होता है, सी वेव से हमको बचाता है, सुनामी से बचाता है, सेडिमेंट के डिपोजिशन को कंट्रोल करता है, ठीक है, कोस्टल इकोसिस्टम जो रहता है उसको डूबने से बचाता है, ठीक है, हेवी मेटल को फिल्टर करता है, कार्बन सिंक का काम करता है क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब कर लेगा क्योंकि प्लांट है ये। इसके अलावा इससे बहुत सारा शहद वहद हो गया, फिशिंग हो गया, एडिबल प्लांट, मेडिसिनल प्लांट, लकड़ी के जलाने के लिए, ये सारा चीज़ भी हमको मैंग्रोव से दोस्तों मिलता है, ठीक है। तो ये सब याद रखिएगा। नेक्स्ट हम बात करेंगे कि प्रोडक्टिविटी का, ठीक है। तो प्रोडक्टिविटी आगे हम पढ़ लेंगे, इकोसिस्टम का प्रोडक्टिविटी। तो याद रखिए, जो हमारा इकोटोन वाला एरिया होता है उसका प्रोडक्टिविटी जो होता है दोस्तों बहुत ही ज़्यादा होता है। तो जो सबसे ज़्यादा प्रोडक्टिविटी अगर हम बात करेंगे तो मैंग्रोव ये सब का जो प्रोडक्टिविटी होता है वो बहुत ही ज़्यादा होता है। और सबसे कम अगर प्रोडक्टिविटी का हम बात करेंगे तो मरुस्थल का या फिर खुला समुद्र का प्रोडक्टिविटी बहुत ही कम होता है, ठीक है, याद रहेगा। चलिए, इसलिए जो समुद्र होता है उसको ड्राई डेजर्ट भी हम लोग बोलते हैं क्योंकि उसका प्रोडक्टिविटी बहुत कम है। तो जो कोरल रीफ हमारा होता है, जो इसके अलावा जो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट होता है, ठीक है, और जो हमारा आपका एस्चुरी होगा, मैंग्रोव होगा, ये चूँकि इसमें प्रोडक्टिविटी बहुत ही ज़्यादा होता है। जितना ज़्यादा डिफरेंट टाइप के प्लांट एनिमल मिलेंगे या फिर जो इकोटोन में होगा उसमें प्रोडक्टिविटी बहुत ही ज़्यादा हो जाएगा। खुला समुद्र जो रहता है उसमें प्रोडक्टिविटी बहुत ही कम होता है, इसलिए इसको खुला डेजर्ट भी बोलते हैं। तो खुला समुद्र का प्रोडक्टिविटी जो होता है दोस्तों वो आपका कम होता है। और सबसे कम अगर हम प्रोडक्टिविटी की बात करेंगे तो मरुस्थल का होता है। और जो ये सब होता है आपका आर्कटिक एरिया, अल्पाइन एरिया, इसका भी प्रोडक्टिविटी कम होता है। टाइगर फॉरेस्ट का भी प्रोडक्टिविटी ठीक ठाक होता है। सबसे ज़्यादा प्रोडक्टिविटी कोरल रीफ, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, मैंग्रोव, एस्चुरी, इसका होता है, राइट। तो अगर हम बात करेंगे कि मैंग्रोव को खतरा किससे किससे, तो नॉर्मल सा स्टेटमेंट है, अगर श्रिम्प कल्टीवेशन, अगर झींगा विंगा कल्टीवेशन करोगे, मेरी कल्चर करोगे, एक्वाकल्चर करोगे तो नुकसान होगा, जंगल को काटना पड़ेगा। यूट्रोफिकेशन के कारण इसको खतरा है, पोल्यूशन के कारण खतरा है, लकड़ी उद्योग के कारण खतरा है, इंडस्ट्री के कारण इसको खतरा है, पोल्यूशन इरोजन के कारण खतरा है, बाढ़ आ जाएगा तो इसको खतरा है,
ठीक है। अगर आपको इन्वेसिव स्पीसीज वहाँ पे आ जाएगा, बाहर से जो अटैक करेगा तो उस पर खतरा है। तो ये सारा चीज़ मोटा मोटा आपको याद रखना है, राइट। इकोसिस्टम को डैमेज हो रहा है इसके कारण। मैंग्रोव अगर नहीं रहेगा तो समुद्र का लेवल बढ़ेगा, तो मैंग्रोव जो होगा वो पानी का और नीचे चला जाएगा, फोटोसिंथेसिस उसको नहीं होगा, पानी जो है हो जाएगा और गर्म हो जाएगा। तो वेटलैंड का जो हमने बताया था कि एक फिक्स मतलब उसका एनवायरमेंटल कंडीशन में ही रहेगा, थोड़ा सा अगर इधर उधर हुआ तो उसको दिक्कत हो जाएगा। अगर वेटलैंड का हम लोग इंपॉर्टेंस देखेंगे तो ऑलरेडी हमने आपको बता दिया है, बस वही सब बोल बचन है। न्यूट्रिएंट साइकिल, पानी का फिल्ट्रेशन करता है, माइग्रेटरी स्पीसीज को जगह देता है, टूरिज्म को प्रमोट करता है, फिशिंग को प्रमोट करता है, टाइड से बचाता है, कार्बन सिंक का काम करता है, वाटर पोल्यूशन को कंट्रोल करता है, ग्राउंड वाटर को रिचार्ज करता है, क्लाइमेट चेंज को मिटिगेट करता है। तो यही सब बोल बचाना है, ठीक। क्यों मैंग्रोव नुकसान हो रहा है तो ऑलरेडी हमने आपको बता दिया, यहाँ पे रिपीट करने से कोई फ़ायदा नहीं है। कैसे मैंग्रोव को प्रोटेक्ट करते हैं, तो मैंग्रोव जिसके कारण नुकसान हो रहा है उसको बंद कर दीजिए, मैंग्रोव प्रोटेक्ट हमारा हो जाएगा, ठीक है। तो ये सब चीज़ है। तो इसके अलावा वेटलैंड को प्रोटेक्ट करने के लिए हमारे पास जो है दोस्तों, अब हम लोग देखेंगे कि वेटलैंड का इंपॉर्टेंस क्या है, हमने देख लिया। क्यों वेटलैंड ख़राब हो रहा है वो सब सिंपल सा ठीक आप खुद ही कर लेंगे। कैसे वेटलैंड को अच्छा कर सकते हैं ये भी आप कर लेंगे, कोई इसमें दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट अगर हम बात करेंगे नेशनल प्लान है कंजर्वेशन ऑफ एक्वाटिक इकोसिस्टम। अब कैसे वेटलैंड को प्रोटेक्ट करेंगे, तो एक उसके लिए हमारे पास नेशनल प्लान है कंजर्वेशन ऑफ एक्वाटिक इकोसिस्टम, ठीक है। ये सेंट्रली स्पॉन्सर्ड प्रोग्राम है जिसमें हम लोग एक्वाटिक इकोसिस्टम को प्रमोट करते हैं, ठीक है। जो लैंड होता है जहाँ पर हमको प्रोटेक्ट करना है वो उसको मैनेज करता है स्टेट गवर्नमेंट, याद रखिएगा। बाकी सारा चीज़ फंडिंग वंडिंग जो होगा दोनों स्टेट और सेंटर मिल के करते हैं, क्योंकि ये आपका सेंट्रली स्पॉन्सर्ड केंद्र द्वारा प्रायोजित योजनाएं। फिर हमारे पास वेटलैंड रूल्स है 2010 का। तो आपको पता है कि हमारा जो मिनिस्टर ऑफ इन्वायरमेंट एंड फॉरेस्ट ने नोटिफाई किया है कि वेटलैंड को प्रोटेक्ट करने के लिए इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट के तहत जो है कि कोई भी वेटलैंड का और भी डिग्रेडेशन नहीं होगा, ठीक है। और इसके लिए हम लोगों ने सेंट्रल वेटलैंड रेगुलेशन अथॉरिटी भी बनाया है, जिसके सेक्रेटरी जो होते हैं, जिसके जो चेयरमैन होते हैं वो मिनिस्टर ऑफ इन्वायरमेंट फॉरेस्ट के सेक्रेटरी होते हैं, ठीक है। तो ये क्या करता है, वेटलैंड को मैनेज करता है। और इस रूल्स के द्वारा हम लोगों ने जो खतरनाक एक्टिविटी है जिसके कारण वेटलैंड नुकसान हो रहा है उसको हम लोग दूर करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। तो ये चीज़ है, याद रखिएगा। तो सेंट्रल जो हमारा वेटलैंड रेगुलेटरी अथॉरिटी है उसके सलाह पे सरकार कुछ चीज़ों को प्रमोट भी कर सकता है और कुछ चीज़ों को रोक भी सकता है वेटलैंड में। ये था हमारा वेटलैंड कंजर्वेशन मैनेजमेंट रूल 2010। तो 2017 की बात करेंगे तो हम लोग इसमें क्या किए, डिसेंट्रलाइजेशन किए, विकेंद्रीकरण करने का तरीका किए, जिसमें ये बोला गया कि स्टेट और यूनियन टेरिटरी जो है वो सिर्फ आइडेंटिफाई नहीं करेगा वेटलैंड को, बल्कि उस पर ध्यान भी रखेगा कि कौन कौन सी चीज़ पे उसको बंद करना है। तो अब यूनियन टेरिटरी और स्टेट को पावर दे दिया गया, डिसेंट्रलाइजेशन कर दिया गया। और इसके लिए हम लोगों ने नेशनल वेटलैंड कमेटी भी बनाया, तो वो सलाह देगा और जिसके हेड होंगे मिनिस्टर ऑफ इन्वायरमेंट फॉरेस्ट ने क्लाइमेट चेंज के सेक्रेटरी, ठीक है। तो ये सब मोटा मोटा चीज़ है। और इसके लिए हम लोगों ने अलग अलग संस्था भी बनाया है, जैसे स्टेट वेटलैंड अथॉरिटी बनाया है स्टेट के लेवल पे, ठीक है। तो ये चीज़ है, उतना इसमें कुछ काम का नहीं है, बस मोटा मोटा याद रखना है बस, ठीक है। उसके बाद ग्लोबल वेटलैंड को प्रोटेक्ट करने के लिए हम लोग क्या क्या किए हैं वो थोड़ा ध्यान दीजिएगा। तो रामसर कन्वेंशन है 1971 का। रामसर जो है ईरान का एक शहर था, उसमें जो है 2 फरवरी को 2 फरवरी को 1971 में रामसर के जगह में रामसर कन्वेंशन हुआ। भारत भी इसका मेंबर है। और रामसर जो बेस्ड है जिस चीज़ पे उसको वाइड यूज बोलते हैं, वाइज यूज मतलब हम लोग ऐसा नहीं है कि वेटलैंड का यूज करेंगे नहीं, यूज करेंगे, सस्टेनेबल यूज करेंगे, वेटलैंड से जो फ़ायदा होगा वो भी करेंगे और वेटलैंड को प्रोटेक्ट भी करेंगे, ठीक है। 2023 में वेटलैंड वेटलैंड डे हम लोग मनाए हैं 2023 में, उसका थीम था इट्स टाइम फॉर वेटलैंड रिस्टोरेशन। वेटलैंड को रिस्टोर करने के लिए अभी समय आ चुका है। 2023 का थीम था। आपका काम है कि 2024 का क्या थीम है वो देख लेने का। तो वेटलैंड तो कुछ क्राइटेरिया है कि रामसर के अनुसार कि किसको वेटलैंड बोलेंगे। तो वेटलैंड हम लोग उसको बोलेंगे जो यूनिक होना चाहिए, ठीक है। उसमें कुछ इंडेंजर्ड स्पीसीज होना चाहिए, कुछ इसेंशियल स्पीसीज होना चाहिए, स्पीसीज प्रोटेक्शन के लिए काम करेंगे। प्लस इसमें वाटर बर्ड्स होना चाहिए, जलीय पक्षी होना चाहिए। कितना, लगभग 20,000 से अधिक इसमें आपका वाटर बर्ड्स होना चाहिए। इसमें वाटर बर्ड्स का सिंगल स्पीसीज भी होना चाहिए। कम से कम जितने भी स्पीसीज हैं पूरे विश्व में उसका 1% स्पीसीज यहाँ पे आपको रहना चाहिए, बर्ड का कोई एक स्पीसीज का। और 20,000 से ऊपर इसमें जलीय रहना चाहिए, वो मल्टी रोल होना चाहिए। इस वेटलैंड का बहुत चीज़ों में इसका रोल हो।
तो वेटलैंड को जो साइन करता है उसको हम लोग उसका पार्टी बोलते हैं, ठीक है। तो हर 3 साल में जो कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी होता है, जो सबसे टॉप पॉलिसी मेकिंग बॉडी होता है रामसर का, वो मिलता है हर 3 साल में, ठीक है। और 2018 में मिला था दुबई में, फिर उसके बाद कोरोना के कारण नहीं मिल पाया, तो 2014 में COP14 हुआ वुहान में, ठीक है, चाइना में हुआ, और इसके अलावा जेनेवा स्विट्ज़रलैंड में हुआ, ठीक है। तो ये थोड़ा थोड़ा हमको याद रखेंगे। तो यहीं पे वुहान डिक्लेरेशन भी हुआ है 2015 से लेकर 30 तक। हमको याद क्या रखना है कि रामसर का जो मीटिंग होता है कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी, वो 3 साल में एक बार होता है। तो कॉप जो 14 हुआ था 2022 में, उसमें वुहान डिक्लेरेशन भी आया था, और 2025 से लेकर 2030 तक ग्लोबल स्ट्रैटेजिक फ्रेमवर्क आया वेटलैंड को कंजर्वेशन के लिए, ठीक है। तो इसमें जो पार्टी इसको साइन किए हैं कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी का, उसका काम ये है कि वो लोग जो है आइडेंटिफाई करेगा वेटलैंड को, ताकि उसको वेटलैंड ऑफ इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस रामसर में रखा जा सके, ठीक है। तो लेकिन वो नोटिफाई करेगा, फिर रामसर में रखना है या नहीं रखना है, फिर वो जो है रामसर कन्वेंशन डिसाइड करता है, ठीक है। ये थोड़ा ध्यान देंगे। उसके बाद इसमें जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजिंग पार्टनर्स है रामसर का, वो कौन कौन सा है। बहुत सारा संस्थाएं हैं जो रामसर से जुड़ा हुआ है, जैसे जो उसमें बहुत सारा NGO है जिसका नाम अभी हम लेंगे आपको अभी। बर्ड लाइफ इंटरनेशनल है, इंटरनेशनल IUCN है, उसके बाद वेटलैंड इंटरनेशनल है, उसके बाद इंटरनेशनल वाटर मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट्स है, इसके अलावा इंटरनेशनल वाइल्ड फाउल मतलब जंगली मुर्गी एंड वेटलैंड ट्रस्ट है, और WWF है, वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड फॉर नेचर। तो ये सारा जो है इंटरनेशनल NGO है जो रामसर से जुड़ा हुआ है। इसके अलावा कुछ सरकारी संस्थाएं भी है जो इससे जुड़ा हुआ है अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे, जैसे CBD है, कन्वेंशन ऑन द बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, CCD है, यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन कमेटी डिसर्टिफिकेशन, उसके बाद CMS है ना, कंजर्वेशन ऑन द माइग्रेटरी स्पीसीज, उसके बाद वर्ल्ड हेरिटेज कन्वेंशन है यूनेस्को वाला, उसके बाद साइट्स है, कन्वेंशन ऑन द इंटरनेशनल ट्रेड इन एंडेंजर्ड स्पीसीज, उसके बाद UNDP का भी कहता है, तो इसको फंड मिलता है। अगर हम वेटलैंड इंटरनेशनल, देखिए कोई भी संस्था का अगर अंत में इंटरनेशनल है, तो मैंने पहले ही बताया था कि ये एक NGO होता है। तो वेटलैंड इंटरनेशनल भी जो रामसर से जुड़ा हुआ है वेटलैंड को प्रोटेक्ट करने के लिए, ये भी एक इंटरनेशनल NGO है, याद रखेंगे। अगर रामसर साइट के बारे में बात करेंगे, तो रामसर साइट में उसको रखा जाता है जो वेटलैंड होता है इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस का, ठीक है। और ये सरकार का कमिटमेंट होता है कि जो चीज़ रामसर साइट में रख दिया जाता है रामसर के द्वारा, उसको जो है वो प्रोटेक्ट करने का, ठीक है। किसको रखना है किसको नहीं रखना है, लिस्ट भेजता है सरकार, और फिर रामसर कन्वेंशन के द्वारा उसको डिसाइड होता है, जब ये लोग मिलते हैं 3 साल में एक बार तब, ठीक है। सबसे ज़्यादा अगर हम बात करेंगे तो रामसर साइट कहाँ पे है, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। कहाँ पे, यूनाइटेड किंगडम में है, ठीक है। अगर नंबर के हिसाब से देखेंगे और अगर एरिया के हिसाब से देखोगे कि रामसर का एरिया सबसे ज़्यादा कहाँ पे है, तो वो है बोलीविया में, ठीक है। अगर मान लीजिए कोई एरिया रामसर का था और उसको हमको हटाना है या उस एरिया को कम करना है, तो जो पार्टी है कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी में जो देश शामिल होते हैं वो कर सकते हैं, लेकिन जितना वो एरिया कम किए हैं उसको अलग से जो है उतना एरिया कहीं और दूसरी जगह देना पड़ेगा, ठीक है। अभी तक कोई भी रामसर साइट को जो है इस तरह से डिक्लेयर नहीं किया गया है कि एक बार हट, ठीक है, कि उसको डिलीट कर दिया गया है, ठीक है। तो कुछ रामसर साइट होते हैं जो एक से दूसरे देश में भी होते हैं, तो वो भी इम्पोर्टेंट है। उसके अलावा मॉन्ट्रियक्स एक रिकॉर्ड होता है, क्या होता है, मॉन्ट्रियक्स रिकॉर्ड। तो जो रामसर साइट बहुत ही खतरे में है, ठीक है, जिसका इकोलॉजी बहुत ही डैमेज हो चुका है, तो उसको प्रोटेक्ट करने के लिए उसको मॉन्ट्रियक्स रिकॉर्ड में रखते हैं। अभी जो है चिल्का झील और जो हमारा चिल्का झील और जो हमारा केवलादेव है और जो हमारा लोकटक झील है, तो वो सारा चीज़ ये सब शामिल था। अभी फ़िलहाल 2 ही जो है वेटलैंड हमारा मॉन्ट्रियक्स रिकॉर्ड में शामिल है, ठीक है। तो किसको रखा जाता है, कौन रखता है, रामसर रखता है कन्वेंशन, किसको रखता है, जो खतरे में। तो इस तरह से हम लोग दोस्तों चैप्टर नंबर 7 तक कर लिए, ठीक है। अब हम जो है क्लास आपको शाम में लेंगे, ठीक है, जिसमें हम लोग जो है उसके आगे करेंगे। हम लोग का टारगेट है कल तक आपको एनवायरनमेंट इकोलॉजी पूरा कंप्लीट कर देने का, तो फटाफट आप ध्यान से चीज़ों को समझते जाइए। हम लोग जल्दी जल्दी कोशिश कर रहे हैं कि हर 1 घंटा में आपको कम से कम 25 से 30 पेज करने का, ताकि हम लोग को जो ये बुक है लगभग 400 पेज का, उसको हम लोग जो है 15-16 घंटा में निपटा दें, ठीक है। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, अच्छे से मन लगा के पढ़िए। गॉड ब्लेस यू दोस्तों, टेक केयर, बाय बाय।